हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग का बायोलॉजी का, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी क्लास चल रहा है। इसके पहले हमने एक क्लास बायोलॉजी करी है और जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ और साइटोलॉजी मतलब कि सेल बायोलॉजी शुरू किए थे, मतलब कोशिका का अध्ययन शुरू किए थे। तो उसी के क्रम में ये हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग को आज यहाँ शुरू करना है प्रोटोप्लाज्म। जो लोग आज देख रहे हैं पहली बार बायोलॉजी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में 10 से 15 क्वेश्चन आता है पीटी में बायोलॉजी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है आपके रिजल्ट होने और ना होने में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का, जितने भी कैंडिडेट से मैं मिला हूँ, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, सारे के सारे लोगों को बायोलॉजी में दिक्कत है और वो क्लियर भी नहीं करना चाहते हैं और वो तुक्का से काम चलाते हैं। 2-4 क्वेश्चन सही होता है, जबकि यहाँ से हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। मतलब जितना क्वेश्चन आता है सबका सब सही हो जाएगा। और उसका एक ही तरीका है कि लुसेंट का बायोलॉजी अच्छे से पढ़ के चले जाइए। तो मुझे उम्मीद है कि ये इसके पहले वाला क्लास जो लोग भी पढ़े हुए हैं उनको अच्छा लगा होगा। और अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, कहीं पे कोई डाउट हो रहा है, तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्रोटोप्लाज्म जो है, जो हम लोग डिफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, क्या था प्रोटोप्लाज्म? होल फ्लूइड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हम लोग डिस्कस किए, उसके अंदर का जो पूरा पार्ट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब उसके अंदर का जो पूरा पार्ट, यानी कि ये अगर ये सेल है और ये जो है, जो लेयर है, जो जो मैं ये घेरा बनाया हूँ, ये अगर प्रोटोप्लाज्म है, ये सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर का टोटल चीज़ प्रोटोप्लाज्म है। अब इसके अंदर 2 तरह का पार्ट होता है। एक होता है बीच में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस में होता है? यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस का एक मेम्ब्रेन है। इसके बाहर वाला जो पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया। अब प्रोटोप्लाज्म भी 2 पार्ट में बन गया। क्या हो गया? एक न्यूक्लियस हो गया और दूसरा न्यूक्लियस के बाहरी वाला जो पार्ट हो गया। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहरी वाला पार्ट को अलग अलग नाम से जानते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, ये न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन केंद्र का मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाहर और इसके अंदर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर वॉल या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर वाला जो पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटो मतलब सेल होता है, प्लाज्मा मतलब कंटेंट होता है, जो भी फ्लूइड होता है वो होता है। और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब इस मेम्ब्रेन के बाहर ये वाला सब फ्लूइड। ये हो गया आपका क्या? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड फाउंड इनसाइड द, मतलब इसके अंदर बीच वाला पार्ट। ये मैं छोटा सा एक बना के वैसे दिखा दिया समझने के लिए। तो ये आपका न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म का डिफरेंस हो गया, तो ये समझ के रखिएगा। 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। मतलब 99% जो प्रोटोप्लाज्म है, मतलब सेल के अंदर का पार्ट है, वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से बना हुआ होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन का होता है। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा मात्रा किस चीज़ का होता है? तो ऑक्सीजन का होता है। उसके बाद कार्बन का होता है, उसके बाद हाइड्रोजन का, और फिर सबसे कम नाइट्रोजन का मात्रा होता है। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर का जो पार्ट होता है वो 80% वाटर होता है। तो वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मात्रा देख लीजिए, 76 और 10 86 हो जाता है परसेंटेज। तो 80% के आसपास प्रोटोप्लाज्म जो है वो वाटर बन के बनता है। द रेशियो ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म 81:19, मतलब कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मात्रा 19 भाग होता है और इनऑर्गेनिक का मात्रा 81 भाग होता है। किसके अंदर? प्रोटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो होता है क्या है? ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या फिर ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर का चीज़ हो गया। लेकिन इसके बाहर जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर बहुत सारा सेल ऑर्गेनिल्स होता है, सेल का छोटा छोटा अंग होता है। तो ऑर्गेनिल्स इसको इसीलिए बोलते हैं कि अंग का छोटा भाग, मतलब सेल का छोटा छोटा पार्ट, जो उसके अंदर जो पार्ट होता है उसको ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। तो उसमें एक ऑर्गेनिल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्कवर्ड बाय अल्टमान। ये पूछता है कब किए थे? 1886 में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था? अल्टमान ने। इसका नाम कहीं लिखा हुआ है कि नाम किसने दिया था? बेंडा ने नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा दिया था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दिस इज सिलिंड्रिकल रॉड शेप्ड एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म में। बोला ना कि इसके अंदर होगा, ये सारा सिलिंड्रिकल होता है, मतलब थोड़ा लंबा लंबा टाइप का होता है, ठीक है। और ये 2 लेयर में होता है, ठीक है। और ये
पाया जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। इट इज सराउंडेड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, 2 लेयर के मेम्ब्रेन होता है जैसे मैं बताया, ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी, अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है उसका फोल्डिंग होता है। मैं थोड़ा सा इसी बुक पे ही बना देता हूँ। सपोज कीजिए सेल के अंदर आप साइटोप्लाज्म में है, सेल को इमेजिन कीजिए और उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर एक ये थोड़ा मैं बड़ा बनाऊंगा ताकि दिखेगा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा सा सिलिंड्रिकल है, और अंदर वाला पार्ट ऐसे होता है कुछ, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैं फोटो बना रहा हूँ, सारे चीज़ों का फोटो नहीं बना रहा हूँ मैं, बहुत सारा चीज़ों का, ये इस तरह का पार्ट होता है। तो ये 2 लेयर का मेम्ब्रेन हो गया, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इसके अंदर जो पाया जाता है फ्लूइड उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और विच कंटेंट्स, लेकिन सेल के अंदर फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इट कंटेन्स मेनी एंजाइम एंड को एंजाइम, जो कि एंजाइम यूज किया जाता है किसमें, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में यूज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। इसका कहानी थोड़ा सा अलग है, इवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे, शायद इसमें दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन अगर उसमें आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है कभी प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, ठीक है, तो सब में नहीं होता यूकैरियोटिक सेल में। वो बाद में इवोल्यूशन के समय ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट का कि प्रोकैरियोटिक सेल का ये नेचर शो करता है, तो ऐसा हुआ होगा कि इवोल्यूशन में ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर चला गया होगा, तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल ऐसा माना जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि किस ऑर्गेनिल्स को माना जाता है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो कि इनसाइड यूकैरियोटिक सेल है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है भाई, तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसी के फंक्शन पे हम लोग, हमारा बॉडी एनर्जी डेराइव करता है, हम लोग चलते हैं घूमते हैं, हमें शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, एक होता है ब्रीदिंग, एक होता है रेस्पिरेशन, जैसे टर्म हम लोग यूज़ करते हैं ना। तो रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना छोड़ना सिर्फ नहीं होता है, रेस्पिरेशन जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो अलग होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन ब्रीदिंग में क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं लंग्स के थ्रू, वहाँ पे एक्सचेंज होता है ब्लड में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी, मैं पहले भी टर्म यूज कर चुका हूँ। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कभी कभी पूछ देता है, इसलिए मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ। एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको एटीपी बोलते हैं। एडीपी भी होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट भी होता है, इसमें नहीं होता है, उसमें उतना पावर नहीं होता है जितना पावर ये होता है। तो एटीपी ये बनाता है और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, चूंकि एटीपी बनाता है, और एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी की तरह उसको कहा जाता है। एटीपी को जो सेल का एनर्जी करेंसी कहते हैं। तो ये तीनों चारों टर्म याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेलुलर रेस्पिरेशन करना, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एटीपी प्रोड्यूस करना। एटीपी को क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म होता है, और एटीपी का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। एनर्जी करेंसी उसको बोलते हैं एटीपी को, ठीक है। तो एनर्जी करेंसी कौन बनाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं। जैसे पावर हाउस में क्या होता है, थर्मल पावर हाउस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, एनर्जी पैदा होता है। उसी तरह से सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो एटीपी प्रोडक्शन होता है। एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उस दूसरा सेल ऑर्गेनिल है जो इंपॉर्टेंट है, वो है गोल्जी बॉडीज, ठीक है ना। गोल्जी बॉडीज याद रखिएगा, डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी के नाम पे इसका, इस बॉडी का नाम है, जो स्ट्रक्चर है बॉडी उसके सेल के अंदर, उसका नाम है गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी आर मेड ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स, वेसल्स एंड वैक्यूल्स। तो क्या चीज़ से बना रहता है, ट्यूब से बना होता है, छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स होता है, वैक्यूल्स होता है, वेसल्स होता है,
इन प्लांट इट इज मोर इन नंबर एंड हेयर इट इज नोन एज डिक्टियोसोम। प्लांट में गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं, और प्लांट में ये ज़्यादा पाया जाता है। फंक्शन क्या है? वर्क एज स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइजोजोम। हम लोग सबका अलग अलग फंक्शन भी पढ़ेंगे। लाइजोजोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइजोजोम का फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि लाइजोजोम क्या होता है। सेल वॉल हम लोग समझ चुके हैं कि सेल वॉल क्या होता है। तो क्या करता है कि जो भी फूड का प्रोडक्शन होता है, जो भी मटेरियल का प्रोडक्शन होता है, जो एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल के अंदर का, ठीक है, उसको वो पैकेजिंग करता है, बॉडी सेल से आउट करता है, ये सब काम करने में उसको हेल्प करता है। उसके साथ ही वो सेल वॉल बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और लाइजोसोम के भी सिंथेसिस में हेल्प करता है। और उसके बाद इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल शुगर, वही ग्लूकोज सिंपल शुगर जो होता है उससे कार्बोहाइड्रेट बनाने में, विच कंबाइंस विथ प्रोटीन मेड बाय राइबोसोम फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन भी बनाने में हेल्प करता है। कैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है शुगर से, और उसके बाद प्रोटीन जो राइबोसोम से बनता है, राइबोसोम भी होता है सेल के अंदर, तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस करने का साइट प्रोवाइड करता है, यहाँ पे प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, बनता है प्रोटीन, ठीक है। तो दोनों मिलके क्या बन जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन के सिंथेसिस में भी गोल्जी बॉडी हेल्प करता है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट जो सेल के अंदर का पार्ट है, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह का सपोर्टिंग का काम करता है। जैसे अब ये सेल हो गया, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, तो ठीक है, तो ऐसे ऐसे जिगजैग टाइप का ऐसे जो जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे कह दीजिए कि न्यूक्लियस को सेंटर में रखने के लिए ये सपोर्ट करने का भी काम करता है, जो बेसिक चीज़ है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि और इसमें क्या क्या है। तो मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ये ट्यूबुल्स टाइप का होता है, ट्यूब टाइप का पतला पतला, लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट अटैच्ड विद द न्यूक्लियस ऑन द वन साइड एंड ऑन द अदर साइड इट ज्वाइंट्स विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ज्वाइंट तो ये क्या करता है कि अटैच रहता है न्यूक्लियस से एक तरफ, और दूसरी तरफ अटैच रहता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ताकि न्यूक्लियस को सपोर्ट मिले। इंडोप्लाज्मिक फंक्शन में देखिए क्या लिखा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल। मतलब बहुत सारे सेल से जुड़ा हुआ रहता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल का भी डिस्ट्रीब्यूशन में ये हेल्प करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल के अंदर जो पाया जाता है वो है राइबोसोम। डिस्कवर कौन किए थे? पैलाडे डिस्कवर किए थे। और स्मॉल ग्रेन्यूल्स, मतलब ग्रेन टाइप का रहता है, ग्रेन से भी छोटा रहता है इसलिए ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर रहता है फाउंड अटैच्ड टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इन फ्री स्टेट। इट मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए से बना हुआ होता है। तो ये किस पे चिपका हुआ रहता है? ये जो हम लोग यहाँ पे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे ना, इसी पर डॉट 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 टाइप का रहता है, और ये इसका काम होता है क्या? प्रोटीन सिंथेसिस का साइट प्रोवाइड करता है, टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और ये राइबोसोम किससे बना हुआ रहता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना हुआ रहता है ये, ठीक है। तो ये राइबोसोम का फंक्शन हो गया। क्या फंक्शन हो गया? कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट बात इसका ये है, इसको खोजा था किसने? पैलाडे ने खोजा था, और ये अटैच रहता है ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो ये इसका राइबोसोम का हो गया इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद लाइजोसोम को डी डुवे ने डिस्कवर किया था, ठीक है ना। दीज आर सेक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे सेक लाइक ऐसे छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऐसा एंजाइम जो किसी भी चीज़ को पचा दे, गला दे। ऐसा समझ लीजिए कि ये लाइजोसोम जो होता है वो किसी भी जैसे क्या बोलते हैं कि कोई भी मटेरियल है जो फॉरेन पार्टिकल आ गया, जो शरीर के लिए, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, सेल के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ पे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेल की बात हो रही है, तो सेल के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको वो डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है बॉडी पे, सेल पे नहीं पड़ता है, और अल्टीमेटली बॉडी पे नहीं पड़ता है। तो फंक्शन में देख लीजिए, इट हेल्प्स इन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा मतलब विद इन, और सेलुलर मतलब सेल के अंदर।
तो सेल के अंदर का जो डाइजेशन होता है, जो भी चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डाइजेस्ट कर देता है, ताकि द एंजाइम फाउंड इन लाइजोजोम में डाइजेस्ट द इंटायर सेल। अगर ये फूट गया, इसका खुद का अगर एंजाइम जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अगर ये निकल गया तो ये पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर सकता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा कि फंक्शन होता है इसका। लाइजोजोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लाइजोजोम को, क्योंकि ये अगर इसमें से लीकेज हुआ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का तो पूरा सेल का सेल डाइजेस्ट हो जाएगा। तो लाइजोजोम इज नॉट फाउंड इन रेड ब्लड कैप्सूल्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स के स्तनधारी जो जीव होता है, जो दूध प्रोडक्शन करता है, जो उसको स्तनधारी मैमल्स बोलते हैं, उसके रेड ब्लड कैप्सूल्स में, आरबीसी में, आप लोग आरबीसी सुने होंगे, उसको हम लोग फुल फॉर्म जिसका होता है रेड ब्लड कैप्सूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उस सेल के अंदर रेड ब्लड कैप्सूल भी एक सेल है, तो उस सेल के अंदर ये नहीं पाया जाता है। मैमल्स के सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, राइबोसोम आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है भाई? डिस्कवर बाय बोवेरी। सेंट्रोसोम को किसने खोजा था? बोवेरी ने। इट इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल टेकिंग पार्ट इन सेल डिवीजन। किस में पाया जाता है? वैसे सेल्स में पाया जाता है, सारे सेल्स में नहीं पाया जाता है। किस तरह के सेल में पाया जाता है? जो सेल डिवीजन में पार्ट लेते हैं, जो सेल डिवीजन में भाग लेते हैं। इट इज नॉट बाउंडेड बाई मेम्ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल। इट इज नॉट बाउंडेड बाई मेम्ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल। 2 सेंट्रियोल से बंधा हुआ रहता है और ये इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। फंक्शन क्या होता है सेंट्रियोल का? फाउंड इन सेंट्रोसोम, इनिशिएट द सेल डिवीजन फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर बिटवीन द पोल्स। जो नॉर्मल सेल डिवीजन होता है, तो अगर ये सेल हो गया तो इसका डिवीजन होना है, तो बीच में स्पिंडल फाइबर बनता है। ठीक है, इसमें ये क्रोमोजोम होता है और दोनों तरफ से सेंट्रोसोम होता है जो बाइंड करता है, ऐसे फाइबर की तरह बाइंड करता है दोनों तरफ से, ताकि बीच से यहाँ पे ब्रेकेज हो जाए। दोनों तरफ से खींचता है, ऐसे खींचता है दोनों तरफ से। ठीक है, तो इधर से भी खींचेगा और इधर से भी खींचेगा, तो बीच में ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो इसका फंक्शन ये है। सेंट्रियोल फाउंड इन सेंट्रोसोम, इनिशिएट द सेल डिवीजन फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर जो बीच वाला था, ठीक है ना, बिटवीन द पोल्स, ये पोल और एक दूसरा पोल, ये दूसरा हो गया। उसके बाद आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड ओनली फाउंड इन प्लांट्स एंड प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है, क्योंकि ये पिगमेंट वाला सेल है। ठीक है, और ये प्लांट सेल में पाया जाता है क्योंकि प्लांट सेल कलरफुल होता है। ये 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन होता है, क्लोरोमिक्स ग्रीन होता है, प्लास्ट मतलब सेल होता है, क्रोमो मतलब कलरफुल होता है, ऑरेंज कलर का होता है, रेड कलर का होता है, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। ल्यूको मतलब होता है वाइट, कलरलेस होता है, और प्लास्ट मतलब सेल। तो ये हो गया। तो ये 3 तरह का होता है, तीनों तरह को अलग अलग हम लोग देख लेते हैं। देयर आर ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द ग्रीन प्लांट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। जानते हैं आप लोग, क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें। सो इट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। किसको किचन बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है और ग्लूकोज बनाता है। क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर मेम्ब्रेन का था, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में भी 2 लेयर मेम्ब्रेन का होता है। हैविंग ग्राना एंड स्ट्रोमा। ग्राना और स्ट्रोमा नाम का 2 मेम्ब्रेन, 2 तरह का मेम्ब्रेन होता है। ग्राना आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज थैलेक्वाइड। ग्रेना जो होता है सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एक दूसरे पे स्टॉक रहता है, मतलब जैसे सिक्का को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं जो दिखता है, उसी तरह का ये स्टॉक रहता है। थैलेक्वाइड उसको बोलते हैं, और स्टॉक के फॉर्म में रहता है। सेक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज थैलेक्वाइड, इसको थैलेक्वाइड बोलते हैं। जैसे सिक्का को आप 10 सिक्का को एक साथ रख दीजिए एक दूसरे के ऊपर, तो कैसा लगेगा, उसी तरह का इसका लुक हो जाता है। इट कंटेन्स क्लोरोफिल मोलिकुल। कौन रखता है? ग्राना। ग्राना में क्लोरोफिल मोलिकुल होता है। और स्टोमा इज द मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन सिंथेटिक फोटोसिंथेटिक एंजाइम एंड स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है, तो क्या हो गया आप समझ लीजिए। किचन किसको बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 तरह का सेल होता है, 2 तरह का पार्ट होता है। एक होता है ग्राना, दूसरा होता है स्ट्रोमा। ग्राना क्या होता है? एक
सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिक्के की तरह जैसे चिपटा हुआ थैला टाइप का, चिपटा हुआ थैला टाइप का, उसको एक दूसरे के ऊपर स्टॉक कर दीजिए तो उसको बोलते हैं क्या, थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। ठीक है, तो थैलेक्वाइड के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ध्यान रखेंगे, और वो फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। और स्टोमा क्या होता है, मैट्रिक्स, जो बच गया जो पार्ट मैट्रिक्स, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। वो फोटोसिंथेटिक एंजाइम रखता है, मतलब कि एंजाइम मिलता है मैट्रिक्स से, यानी कि स्टोमा से, और क्लोरोफिल मिलता है कहाँ से, ग्राना से, यानी कि थैलेक्वाइड से। ठीक है, अ ग्रेनम इज कंपोज्ड ऑफ 20 to 50 थैलेक्वाइड्स। एक ग्राना जो होता है, ग्रेनम मतलब सिंगुलर में ग्रेनम बोलते हैं, वो 20 से 50 थैलेक्वाइड का बना हुआ रहता है। ग्रेनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वाइल स्टोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और डार्क रिएक्शन मतलब कि वैसा रिएक्शन जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं हो, डार्क में नहीं होता है, जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं हो, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन उसको बोलते हैं, डार्क रिएक्शन को। मतलब वो होता लाइट में ही है, लेकिन लाइट के रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सपोज कीजिए कि सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि लाइट रिएक्शन के लिए। लाइट रिएक्शन उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट की नेसेसिटी है उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं बोलते हैं कि डार्क की नेसेसिटी है उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, वो लाइट से इंडिपेंडेंट है, लाइट रहेगा चाहे नहीं रहेगा वो रिएक्शन होगा। जैसे ही लाइट रिएक्शन होगा डार्क रिएक्शन होगा, लेकिन उसका उस पर लाइट का असर नहीं पड़ता है, तो उसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो ग्रानम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वाइल स्टोमा यानी कि मैट्रिक्स जो हो गया, वो क्या करता है, डार्क रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल एंजाइम का जो रोल होता है बाद में जो प्ले करता है, वो डार्क रिएक्शन में करता है। आगे अगर होगा तो हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, तो इसका फंक्शन आप देख लीजिए क्या है। यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी बात, ग्रेनम क्या करता है, और ये क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा क्या करता है। ग्राना जो है, थैलेक्वाइड जो है, वो लाइट रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, और जो स्टोमा जो है वो डायरेक्ट रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। लाइट रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्ट रिएक्शन क्या होता है, हमने समझा दिया। फंक्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट एंड टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। ओवरऑल तो क्लोरोप्लास्ट का यही काम है कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है क्लोरोफिल की वजह से, और फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, प्रोवाइड वेरियस कलर टू द प्लांट लाइक फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब का जो अलग अलग कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब होता है कलर। ठीक है, आर अब डिफरेंट काइंड, ल्यूकोपिन, कैरोटीन, बीटानिन। ठीक है, इस तरह का है। तो ल्यूकोपिन टोमेटो में पाया जाता है। ये पूछता है कौन सा क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, तो ल्यूकोपिन में बोल रहा हूँ, लाइकोपिन पाया जाता है टोमेटो में, उसका रेड कलर हो जाता है। कैरोटीन ये येलो कलर और ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है प्लांट में, जैसे कैरोट में होता है। उसी तरह बीटानिन फाउंड इन शुगर बीट, जो शुगर बीट हम लोग खाते हैं उसमें जो कलर आता है ये बीटानिन की वजह से आता है, इस तरह का पिगमेंट होता है। उसके बाद तीसरा पार्ट क्या था हमारा, ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होता है जैसे हमने पहले बताया। इट स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। तो ये तीनों के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सिर्फ स्टार्च के फॉर्म में या प्रोटीन के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में करता है, ये तीनों के फॉर्म में ल्यूकोप्लास्ट का काम ही है कि फूड को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लिपिड यानी फैट या प्रोटीन के फॉर्म में। ल्यूकोप्लास्ट इज फाउंड इन रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम में पाया जाता है, जैसे आलू हो गया। तो आलू क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, तो स्टेम में पाया जाता है या रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद वैक्यूल, द फ्लूइड फिल्ड इनसाइड ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड डेड ऑर्गेनिल ऑफ द सेल। ये डेड ऑर्गेनिल है। वैक्यूल जो होता है डेड होता है, लिविंग पार्ट नहीं होता। प्रोटोप्लाज्म पूरा लिविंग होता है, लेकिन उसका एक पार्ट जो है वैक्यूल वो डेड होता है। इन प्लांट सेल इट इज लार्जर इन साइज बट इन एनिमल इट इज स्मॉलर। तो प्लांट में ये बड़ा होता है। ये भी सवाल पूछता है कि वैक्यूल बड़ा किस में होता है, प्लांट में होता है कि एनिमल में होता है। याद रखेंगे, प्लांट्स में ये बड़ा होता है और एनिमल्स में ये इसका साइज छोटा होता है। उसके बाद फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। इट स्टोर्स टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है जो टॉक्सिक होता है मतलब जहरीला होता है, उसको स्टोर करता है और ऑस्मो रेगुलेशन करता है टेम्परेचर को मेंटेन करने में बॉडी का, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने में वैक्यूल हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जो सेंट्रल पार्ट है, न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस इज ए स्पेरिकल सेंट्रली लोकेटेड मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल, सबसे बड़ा पार्ट होता है। इन द प्लांट सेल इट इज शिफ्टेड टुवार्ड्स पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब कि ये अगर हो गया तो टुवार्ड्स इस तरफ किनारे की तरफ रहेगा। इट इज बाउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग पोर्स, पोर होता है और डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन मटेरियल जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। न्यूक्लियोलस है जो एक ऑर्गेनिल है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गेनिल न्यूक्लियोलस है, उसमें ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन और आरएनए होता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पतला होता है, थ्रेड लाइक ऐसे ऐसे पतला पतला महीन महीन छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मिंग नेटवर्क, इट इज मेड अप ऑफ जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म। एंड हिस्टोन प्रोटीन, कौन, क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं। क्रोमेटिन जो बना होता है डीएनए से, वो हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर ही पूरा होता है हिस्टोन प्रोटीन से, बिना हिस्टोन प्रोटीन का डीएनए का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड फॉर्म क्रोमोजोम, जब जब सेल डिवीजन होता है, जो हम स्पिंडल फाइबर वाला बात बोले, अगर बीच में कोई ज्वाइन किया होगा या स्कीप किया होगा तो उसको पता नहीं चलेगा, मैं फिर से बोल देता हूँ, स्कीप प्लीज़ मत कीजिएगा, ठीक है। इससे 10 से 12 15 क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है, अच्छे से समझ के पढ़िए और ये डिसाइडिंग फैक्टर आपका हो सकता है रिजल्ट का। और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपका छूटे नहीं। तो क्या करता है, जो हमने स्पिंडल फाइबर का बात कर रहे थे जो सेल डिवीजन में, तो बीच में जो क्रोमेटिन आता है वो दोनों तरफ से जब पोल की तरफ से स्ट्रेन होता है, खींचा जाता है, तो बाद में क्रोमोजोम का रूप ले लेता है, तो क्रोमोजोम फॉर्म हो जाता है। फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल, कौन, न्यूक्लियस सारा एक्टिविटी जो सेल का होता है, चूंकि इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर आरएनए होता है, तो ये सारा सेल का एक्टिविटी कंट्रोल करता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। तो कंट्रोल रूम किसको बोलते हैं भाई, सेल का, तो न्यूक्लियस को बोलते हैं। क्रोमेटिन ट्रांसमिट हेरिडेटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब होता है बच्चा पैदा जो हो जाता है उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो अपने नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर जाता है पेरेंट्स का, वो ड्यू टू क्रोमेटिन के ट्रांसफर से, जब एक सेल टूट के 2 सेल बनता है तो दोनों सेल में सेम कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ये काम ये करता है। अदर देन न्यूक्लियस, डीएनए इज ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। हम पहले ही बोल चुके थे माइटोकॉन्ड्रिया में कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और वो डीएनए लीनियर होता है, जैसे प्रोकैरियोट में लीनियर होता है, मतलब ऐसे रहता है, सॉरी सर्कुलर होता है, ठीक है। उसी तरह से सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो इस तरह का जो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है ये चीज़, सिमिलर कैरेक्टर। इसीलिए बोला जाता है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनिल है जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये कभी प्रोकैरियोटिक सेल रहा होगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग इवोल्यूशन की वजह से ये यूकैरियोटिक सेल में जाके बैठ गया। तो इनका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए सर्कुलर होगा, ठीक है। उसके बाद चूंकि इसके पास अपना डीएनए होता है, ठीक है, तो डीएनए ही तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन, कैसे, क्योंकि इसके पास डीएनए है। अब प्रोटीन सिंथेसिस इज मेन लाइफ का कारण है, अगर लाइफ है तो ड्यू टू प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए बॉडी का हमारा, चाहे किसी भी जानवर का, किसी भी लिविंग बीइंग का बॉडी का क्या करता है डीएनए, तो डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और वो प्रोटीन बहुत कुछ होता है, प्रोटीन एंजाइम होता है, प्रोटीन बॉडी का सेल्स होता है। हमारा बॉडी चाहे कोई भी चीज़ का बॉडी जो होता है वो क्या बोलता है, मांस जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन ही तो होता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है डीएनए, चूंकि इसके पास अपना डीएनए होता है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पायरेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब अपने आप जाना, बहते हुए धारा में पार कर जाना। पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसमें एनर्जी खर्च नहीं हुआ। लेकिन
अगर डिफ्यूजन एगेंस्ट द ग्रेडियंट है, एगेंस्ट द ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो कल के वीडियो में हम लोग कर रहे थे, ठीक है, वो हो गया ग्रेडियंट के हिसाब से, मतलब ज़्यादा इधर है पानी, इधर कम है पानी, तो पानी ऊपर से नीचे बह के जाएगा। लेकिन अगर नीचे से ऊपर लेके जाना है तो क्या जाएगा, जाएगा, लेकिन ताकत लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा, मशीन चलाना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो उसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है डायरेक्टली, तो इसलिए उसको एक्टिव डिफ्यूज़न या एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। दोनों में मेजर डिफरेंस बाहर से देखने में तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एक में सेल वॉल होता है, दूसरे में नहीं होता है। अभी देखिए, प्लांट सेल लार्जर साइज का होता है, बड़ा बड़ा सा होता है, और एनिमल सेल जो होता है इसके रिस्पेक्ट में स्मॉलर होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सेलुलोज और काइटिन का बना रहता है, जैसे फंगस में काइटिन का बना रहता है, प्लांट्स में सेलुलोज का बना रहता है, और सेल वॉल एनिमल में एब्सेंट होता है। हमने बोला था ना कि हमारा स्किन पिछले वीडियो में टच करते हैं तो पुल पुल लगता है, मतलब दब जाता है, पुल पुल मैं इससे बोल रहा हूँ, दब जाता है, लेकिन प्लांट का सेल नहीं दबता है। प्लांट का बॉडी आप दबाइएगा तो नहीं दबेगा, वो ड्यू टू सेल वॉल। तो सेल वॉल हमारे बॉडी में, यानी कि एनिमल के बॉडी में नहीं होता है, प्लांट के बॉडी में होता है। प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है, प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है, और प्लास्टिड चूँकि पिगमेंट प्रोवाइड करता है और क्लोरो फोटोसिंथेसिस करता है, और एनिमल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं रहता है। सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है और सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहता है। सेंट्रोसोम जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सेंट्रोसोम, वो सेंट्रोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, एनिमल में, और प्लांट में ये प्रेजेंट नहीं रहता है। वैक्यूल जो है वो लार्जर साइज का होता है, किसमें, एनिमल में, जो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉरी प्लांट में, और वैक्यूल जो है स्मॉलर साइज का होता है एनिमल्स में। उसके आगे अब क्या है ये देखिए, सेल बिकम्स टर्जिड बिकॉज ऑफ इंडोस्मोसिस। अब ये सवाल पूछ दे कि सेल टर्जिड कैसे हो जाता है, टर्जिडिटी क्या होती है। तो पहले तो ये जानना होगा कि टर्जिडिटी क्या होती है। अब सपोज कीजिए कि एक बैलून है जो पिचका हुआ है, ठीक है, तो पिचका हुआ है, अगर उसमें हम हवा भरें या उसमें अगर हम पानी भर दें, ठीक है, गैस भर दें, कुछ भी भर दें, तो फूलता है, फूलता है और अपने मैक्सिमम लेवल पर स्ट्रेच करता है, डैट इज कॉल्ड टर्जिड। वो टर्जिड हो गया, मतलब फुल हो गया, अंदर से पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया। अंदर की तरफ से स्ट्रेच बाहर की तरफ जो होता है तो उसको टर्जिड बोलते हैं, ठीक है। तो इंड ऑस्मोसिस, इंड मतलब इनसाइड, और ऑस्मोसिस मतलब जो ऑस्मोसिस का है, ऑस्मोसिस मतलब सेमी पेरिमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो बह के जाता है। अब एक बैलून है, सपोज कीजिए हमने उसमें बैलून का मुंह नहीं है, और जो बैलून का लेयर है, तो आप समझ लीजिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो उस मेम्ब्रेन के, जो बैलून का जो मेम्ब्रेन है, जो कवर है, मतलब जो बैलून है, वो उससे अगर पानी बह के अंदर जाए पार करके, ठीक है, और उसके बहने की वजह से, ठीक है, तो ऑस्मोसिस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर रहा है तो ऑस्मोसिस हो गया, और अंदर जाके उस बैलून को फुला दे, ठीक है, तो इसको इंड ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो सेल बिकम टर्जिड, यानी कि अगर वो सेल है तो टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा, बिकॉज ऑफ इंड ऑस्मोसिस, अंदर की तरफ पानी घुस रहा है, ठीक है। ये समझने वाली चीज़ है कि आप एक बार इस सब चीज़ों को समझ लीजिएगा ना, तो आपको जब हम कहीं पे सिर्फ टर्जिडिटी की बात करेंगे या इंडोस्मोसिस की बात करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा इस सारे वर्ड्स को भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, नहीं तो पता चलेगा कि आप अगर बायोलॉजी के नहीं हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा तो टर्जिडिटी क्या होता है। टर्जिडिटी चलिए आप फिजिक्स के वर्जन में समझ लीजिए, केमिस्ट्री के वर्जन में, बायोलॉजी के फॉर्म में नहीं समझ में आएगा, इंडोस्मोसिस क्या होता है नहीं समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देके मैं इसलिए समझा रहा हूँ, पेशेंस रखिए और अच्छे से सीखिए। द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन इन्वॉल्व्स बोथ डिफ्यूजन एंड कैपिलरी एक्शन। अब देखिए इम्बिबिशन क्या है और डिफ्यूजन क्या है और कैपिलरी एक्शन क्या है। तो इम्बिबिशन जैसे इम्बाइव कर लेना, मतलब सोख लेना, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो जब पानी आप आसपास बह रहा है तो लकड़ी फूल जाता है, इम्बाइव कर लेता है वाटर को, तो इम्बिबिशन हो जाता है, डेट इज कॉल्ड इम्बिबिशन, ठीक है। उसमें डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है और कैपिलरी एक्शन के थ्रू भी होता है। डिफ्यूजन के थ्रू सपोज कीजिए कि एक लकड़ी है, उसके बगल में पानी बह रहा है, तो क्या करेगा, लकड़ी जो पानी से टच कर रहा है किनारा ना, उससे पानी सोख लेता है, तो उस तरह का बाद पार्ट जो है फूल जाता है। तो सोखता भी दो तरह से है, एक तो सिंपल पानी का टच हुआ और वो सोख लिया तो डिफ्यूजन हो गया। दूसरा, अब पानी अंदर गया तो वो जो लकड़ी का जो सेल्स है, डेड सेल्स है, उसमें कैपिलरी होगा, और क्या होगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू एक कोने से दूसरे कोने तक पानी जाता है, ठीक है। तो वो कैपिलरी एक्शन हो गया। तो इम्बिबिशन जो है इसमें दोनों चीज इन्वॉल्व होता है, डिफ्यूजन और कैपिलरी एक्शन। तो सवाल ये भी पूछता है कि इम्बिबिशन इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन, कैपिलरी एक्शन, बोथ, ओनली डिफ्यूजन, बोथ,
ऑस्मोसिस, ऐसे भी टर्म यूज़ किया जा सकता है, तो उसमें ये दोनों होगा, ध्यान रखेंगे। ए सेल इंक्रीजेज इन वॉल्यूम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये भी एक सवाल बनता है कि अगर सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो उसका साइज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, घटेगा, जैसा साइज है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो साइज बढ़ेगा जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो। अब हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था पिछले वीडियो में कि भाई ये दोनों रेफरेंस की तरह यूज़ किया जाता है। जब हाइपोटोनिक की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उसका करस्पॉन्डिंग जो ये है मीडियम है वो क्या है? हाइपरटोनिक है। तो सेल हाइपरटोनिक है तभी ये हाइपोटोनिक टर्म यूज किया जा रहा है कि उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल वो हाइपोटोनिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सेल का वॉल्यूम इंडोस्मोसिस यहाँ पे हो जाएगा, पानी अंदर घुसेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वहाँ पे पानी ज़्यादा है, यानी लिक्विड ज़्यादा है। पानी में बोलूँ तो लगेगा कि सिर्फ पानी की बात हो रही है, लेकिन लिक्विड बोलूँ तो लिक्विड का कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन, सेल में जितना लिक्विड है उसके कंसंट्रेशन से ज़्यादा है लिक्विड। ठीक है, तो वो पानी अंदर घुसेगा, इंडोस्मोसिस होगा सेल में और सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे बैलून का वॉल्यूम बढ़ जाएगा अगर बैलून को पानी में छोड़ दिया जाए और जो बैलून का लेयर है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करे तो ये आपको समझना होगा कि सेल का वॉल्यूम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने से क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर HYPER, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में? सेल के रेस्पेक्ट में। तो वहां पे क्या होगा? सेल में से पानी निकल के उस सॉल्यूशन में जाएगा और सेल का साइज कम होगा। तो ये समझने की बात है। व्हेन फ्रेश एग प्लेस इन सॉल्ट वाटर इट फ्लोट्स। एक सॉल्ट वाटर में अगर फ्रेश एग डाल देते हैं तो वो फ्लोट करने लगता है, ये भी याद करने की चीज़ है। उसके बाद आइए क्रोमोजोम बढ़ते हैं। क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन न्यूक्लियस एज क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन ही क्रोमोजोम बाद में बन जाता है। हाँ, तो ईच क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, जो हम लोग बताए ना कि ऐसे क्रोमेटिड्स होता है ऐसे। ठीक है, तो ये क्रोमेटिड्स जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ज्वाइंट टुगेदर एट ए पॉइंट सेंट्रोमियर। तो पूछता है कि क्रोमोजोम आपस में एक क्रोमोजोम 2 क्रोमेटिड से बना हुआ होता है, 2 क्रोमेटिड्स। ईच क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, 2 से बना होता है, जैसे 2 है और ये यहाँ पे एक ज्वाइंट रहता है बीच में, ऐसे ऐसे बुंदा टाइप का रहेगा। तो ये जो ज्वाइंट है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, जहाँ पे दोनों ज्वाइंट होता है। और इसके क्रोमेटिन के ऊपर बुंदा बुंदा टाइप का ऐसा समझ लीजिए, इस पर बैठा हुआ रहता है, उसको बीड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो होता है जीन, और जीन जो है डीएनए को कैरी करता है, डीएनए से बना हुआ रहता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से, और वही जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। व्हिच आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इन सम वायरसेस, कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। ठीक है, वहाँ पे डीएनए नहीं होता है। कुछ वायरस में आरएनए होता है, कुछ वायरस में डीएनए होता है, दोनों किसी में नहीं होता है। वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होता है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो जो जिसमें आरएनए होता है उसको रेट्रोवायरस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वायरस कंटेनिंग आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल उसको क्या बोलते हैं? तो रेट्रोवायरस बोलते हैं। वैसा वायरस जो आरएनए के रूप में जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, उस वायरस को क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स, देयर आर ओनली 1 क्रोमोजोम लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। सिंगल क्रोमोजोम होता है बैक्टीरिया और वायरस की तरह, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। चलिए, क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, क्रोमोजोम ये जो पूरा है वो डीएनए और प्रोटीन, जो हम लोग ये बनाए क्रोमोजोम, ये पूरा डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ रहता है। क्रोमोजोम वाज नेम्ड बाय वाल्डेयर 1888 में। वाल्डेयर ने क्रोमोजोम का नाम दिया था। केपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन, क्रोमोजोम खुद को रिप्लिकेट कर सकता है, चूंकि ये खुद डीएनए ही है, डीएनए से ही बना हुआ था। डीएनए में ये पावर होता है कि सेल्फ रिप्लिकेट करे। ठीक है, डुप्लीकेशन करे, डुप्लीकेशन मतलब कि अपनी कॉपी तैयार कर ले। ठीक है, तो केपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन व्हिच ट्रांसमिट कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसमें कोडिंग होता है, तो कोडिंग के थ्रू ये नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन भेजता है। तो कोड किस तरह से बनता है? तो 2 तरह का नाइट्रोजन बेस होता है, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। प्यूरिन जो होता है वो 2 तरह का फर्दर होता है, वो एडेनिन और गुआनिन होता है। पाइरिडीन जो होता है वो थाइमिन और साइटोसिन होता है। तो इन्हीं के फॉर्म में
ATGC एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है और इसी के फॉर्म में ये कोडिंग होता है, वो कोडिंग होते चला जाता है और प्रोटीन का सिंथेसिस होते चला जाता है। नेक्स्ट जनरेशन को ये कोड जाता है। नेक्स्ट क्या है, यूकैरियोटिक सेल पोजेज मैनी क्रोमोजोम, बहुत सारे क्रोमोजोम्स होते हैं अलग अलग, जैसे ह्यूमन बींग में 46 होता है, बाकी जैसे ह्यूमन बींग का यहाँ तो दिख रहा है 46, बाकी भी है, आगे हम लोग देखेंगे। अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पेसीज हैव डिफिनिट नंबर ऑफ क्रोमोजोम, किसी एक स्पेसीज में वो फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा। ऐसा नहीं है कि एक आदमी में 46 है तो दूसरे में 44 है। अगर ऐसा हो गया, होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो तो वो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ में आता है और कुछ ना कुछ डिफेक्ट डिफॉर्मलिटीज़ होगा। विच आर इन पेयर नोन एज डिप्लॉइड, तो दो पेयर में रहता है उसको डिप्लॉइड बोलते हैं। द सेट ऑफ अनपेयर क्रोमोजोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड, एक सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोजोम को हैप्लॉइड बोलते हैं। जैसे 46 क्रोमोजोम है तो 23 का पेयर होता है, तो 23 पेयर हो गया, ठीक है। तो 23 पेयर में अगर एक पेयर है तो 23 हो गया, लेकिन अगर एक सेट की बात करेंगे उसमें तो वो हैप्लॉइड कहलाता है। द सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोजोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड, द गैमेट हैव हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम, मतलब आधा सेट होता है उसके पास, गैमेट्स के पास। वो गैमेट्स क्या होता है कि जब दो सेल फ्यूज़न होता है, स्पर्म और ओवा का फ्यूज़न जब होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो गैमेट बनाता है और गैमेट के फॉर्म में फ्यूज़न होता है। तो एक से एक गैमेट, और एक गैमेट मतलब आधा सेट ऑफ क्रोमोजोम एक से आता है और दूसरा सेट ऑफ क्रोमोजोम ओवा से आता है, एक से आता है और दूसरा सेट ऑफ क्रोमोजोम स्पर्म से आता है। तो उस दोनों मिला के फुल सेट ऑफ क्रोमोजोम बन जाता है, जो ह्यूमन बींग को या कोई भी जानवर या कोई भी प्लांट को बनाने के लिए काम करता है। तो गैमेट है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम, ये पूछता है गैमेट्स के पास कितने क्रोमोजोम होते हैं गैमेट्स में। तो अभी देखिए नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, पिजन में 80 होता है, चिंपैंजी में 48 होता है, रैबिट में 44 होता है, फ्रॉग में 26 होता है, हाउस फ्लाई में 12 होता है, डॉग में 78 होता है, पोटैटो 48 होता है, व्हीट में 42 होता है। व्हीट का हैप्लॉइड सेट ये हेक्साप्लॉइड होता है, ये 42 मतलब हेक्साप्लॉइड से हैप्लॉइड कितना हो जाएगा, एक सेट कितना हो जाएगा, मतलब ये 7 सेट मिला के पूरा क्रोमोजोम होता है, 6 सेट मिला के, तो एक सेट कितना हो जाएगा इसका, हैप्लॉइड 7 क्रोमोजोम हो जाएगा। टोमेटो में 24 होता है, मॉस्किटो में 6 होता है, हॉर्स में 64 होता है, ह्यूमन बींग में 46 होता है, कैट में 38, पी में 14 होता है, एस्केरिस में 2 होता है। तो ये याद रखिएगा, एक बार दो बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन सेल, न्यूक्लिक एसिड जो है वही जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, डीएनए आरएनए, इसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। इट कंटेन्स स्पेसिफिक जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस इन कोडेड फॉर्म, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन कि भाई जीन कैसा बना, प्रोटीन का सिंथेसिस कैसा करना है, कैसा जो भी नया जो जीव बनने वाला वो कैसा बनना है, उसका इनके पास कोडेड फॉर्म में इंस्ट्रक्शन होता है। तो न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ 2 काइंड, तो न्यूक्लिक एसिड 2 तरह का होता है। वो 2 तरह का कौन कौन होता है, पहला हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड, पहला हो गया आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। फ्रेडरिक मेशर्वर वाज द फर्स्ट हु आइसोलेटेड डीएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल, ठीक है। पस के सेल में से फ्रेडरिक ने पहली बार डीएनए को आइसोलेट किया था। ये भी सवाल पूछता है, इंपॉर्टेंट है। डीएनए इज ए मैक्रोमोलिक्यूल इन विच लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स इसमें प्रेजेंट होता है। ये मैक्रोमोलिक्यूल कराता है बड़ा वाला। केमिकली अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होता है, एक नाइट्रोजन बेस होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये पूरा मिला के क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिला के डीएनए बन जाता है। तो नाइट्रोजन बेस जो है, नाइट्रोजन बेस क्या होता है पहले देख लीजिए। तो नाइट्रोजन बेस है प्यूरिन और पिरामिडिन, जो हम पहले बोले। प्यूरिन 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस होता है, 2 तरह का बेस होता है नाइट्रोजन, प्यूरिन होता है और पिरामिडिन होता है। उसमें भी प्यूरिन 2 तरह का होता है, पिरामिडिन 2 तरह का होता है। तो प्यूरिन जो 2 तरह का होता है वो कौन होता है, एडेनिन
और गुआनिन, और पायरिमिडीन कौन होता है, थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो देयर आर 4 काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन डीएनए। ठीक है, उसके बाद वाटसन एंड क्रिक गेव द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए। ये इंपॉर्टेंट है, वाटसन एंड क्रिक का नाम बहुत आता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, वो किसने दिया था वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, 2 ये स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, जैसे सीढ़ी होता है, सीढ़ी को आप ऐसा कीजिए कि घुमा दीजिए, चाहे ऐसे हम लोग शादी ब्याह में या पूजा पाठ में एक जो फूल पत्ती आता है ना, जो पतला पतला स्ट्रिप टाइप का लंबा लंबा रहता है, उसको घुमा देते हैं। तो घुमा देते हैं तो जो हेलिक्स बनता है ना, वो हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये आपस में जो जुड़ा हुआ रहता है ना, फॉस्फेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड है। ठीक है, फॉर्मिंग ए डबल हेलिक्स। ठीक है, तो डबल हेलिक्स बनाता है। ईच स्ट्रैंड हैज़ ए बैकबोन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। दोनों स्ट्रैंड के साथ बैकबोन क्या होता है, तो शुगर और फॉस्फेट का होता है। नाइट्रोजन बेस इज अटैच टू द शुगर फॉस्फेट। शुगर, नाइट्रोजन बेस जो होता है वो शुगर से जुड़ा हुआ रहता है। तो शुगर नाइट्रोजन दोनों को मिला के बनाते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। शुगर नाइट्रोजन प्लस फॉस्फेट बनाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो शुगर नाइट्रोजन न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट को इसमें मिला दिए तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर और नाइट्रोजन बेस, और न्यूक्लियोटाइड मतलब शुगर नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, ये पूरा मिला के न्यूक्लियोटाइड यानी कि डीएनए का जो रूप होता है वो हो जाता है। उसके बाद नाइट्रोजिनस बेस फॉर द 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स फॉर्म अ पेयर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो दोनों का बॉन्डिंग होता है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो ये पूछता है कि जो दोनों हेलिक्स है, जैसे सीढ़ी है, तो सीढ़ी का जो जिसे हम लोग पैर रखते हैं, जो स्टेप्स होता है, वो स्टेप्स क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। द एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन, जो हम पहले बोले 80, वेयर एज गुआनिन पेयर्स विथ साइटोसिन GC। यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे पहले, एडेनिन गुआनिन, एडेनिन थाइमिन और गुआनिन साइटोसिन, तो अपोजिट वाले से पेयर करता है। एडेनिन पेयर करता है किससे, तो एडेनिन पेयर करता है थाइमिन से, वेयर एज गुआनिन पेयर्स विथ साइटोसिन। ठीक है, तो ऐसे कुछ बनता है, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, इस तरह का बनता है, और इसी के सीरीज में बनते जाएगा। अब C आ गया तो यहाँ पे फिर G आएगा, फिर T आएगा, फिर A आएगा, ऐसे। तो ये हो गया। एडेनिन एंड थाइमिन आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, वेयर एज साइटोसिन इज कंप्लीमेंट्री टू गुआनिन। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन जैसे एक दूसरे को कंप्लीमेंट करता है ये आपस में, तो उसी तरह से गुआनिन और साइटोसिन एक दूसरे को कंप्लीमेंट करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द नाइट्रोजन बेस होल्ड्स द 2 स्ट्रैंड टुगेदर। जैसे सीढ़ी वाला बात हम बोले कि जो स्टेप्स होता है, दोनों बांस को बीच में पकड़ के आपस में रखता है। जो बांस की सीढ़ी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, छत की सीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ जो कंक्रीट की होती है। दिस स्ट्रक्चर कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टेप्स ऑफ स्पाइरल स्टायरकेस। अच्छा, यहाँ पे तो दिया भी हुआ है स्टाइरल स्पाइरकेस। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड बिटवीन द गुआनिन एंड साइटोसिन आर 3। याद रखेंगे, G और 3 बॉन्ड होता है C के साथ, और A के साथ डबल बॉन्ड होता है T का। ठीक है, एडेनिन पेयर विथ थाइमिन और वाइस वर्सा बाई डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो GC के बीच में होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, याद रखेंगे, और AT के बीच में जो होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड। अच्छा, ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पे है। एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन वाइस वर्सा बाई डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर करता है। हाइड्रोफिलिक, अब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर होता है और फिलिक मतलब अट्रैक्शन होता है, लव होता है, अफेक्शन होता है। तो जो इसको हाइड्रो वाटर से जो अफेक्शन है डीएनए का, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड। तो फॉस्फेट बॉन्ड के वजह से ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि डीएनए जो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है वो फॉस्फेट बॉन्ड की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, तो ये हो गया। उसके बाद अभी फंक्शन में आते हैं डीएनए का। तो डीएनए करता क्या, इट कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो हम लोग सब जान गए हैं, कोडेड फॉर्म में होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर, ये हम लोग जान चुके हैं पहले ही। दूसरा बात है डीएनए सिंथेसाइजेस आरएनए। ठीक है ना, डीएनए सिंथेसाइज करता है आरएनए को। ठीक है,
ये याद रखेंगे कि डीएनए सिंथेसाइज आरएनए। नोट, डीएनए इज मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस, इन ए स्मॉल अमाउंट इट इज ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। डीएनए आरएनए को बनाता है, ठीक है। फॉस्फोरस इज एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चूंकि फॉस्फेट ग्रुप ही नहीं रहेगा तो डीएनए कंप्लीट ही नहीं होगा। सब यूनिट ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड्स। जीन क्या होता है? जीन इज अ हेरिडिटरी यूनिट विच इज मेड बाई अ स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए फाउंड ऑन क्रोमोजोम। एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जो लिटरली जो कोडिंग रहता है, जो कोड जो कैरी करता है, वो एक्चुअली जीन कैरी करता है। तो डीएनए का ही पार्ट है, लेकिन उसका भी एक छोटा अंग है जिसमें रियल जो कोडिंग होता है वो पाया जाता है, उसको जीन बोलते हैं। उसके बाद अब आ जाइए दूसरा चीज़, क्या? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हम लोग देख चुके हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ फॉस्फेट, राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। तो जो पायरिमिडीन था, जहाँ पे हम लोग थाइमिन और साइटोसिन देखे थे, उसमें एक यूरासिल भी होता है, तीसरा, ठीक है। तो वो यूरासिल यहाँ पे काम करता है। वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है? आरएनए में वो काम यूज होता है। मतलब यूरासिल का जो प्रेजेंस है ना, वो आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता। आरएनए मोलिक्यूल व्हिच एक्ट एज एंजाइम आर नोन एज राइबोजाइम्स। कोई आरएनए मोलिक्यूल है, अगर वो एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है तो वो राइबोजाइम उसको कहते हैं। आरएनए भी 3 तरह का होता है, ठीक है। आरएनए भी 3 तरह का होता है, और एक्चुअली डीएनए आरएनए को बनाता है, और आरएनए पे प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस को करता है, और डीएनए आरएनए को बनाता है तो उसको बोलता है कि आप ऐसा 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 करो। तो क्या होता है? आरएनए 3 तरह का, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए बोलते हैं उसको, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए बोलते हैं उसको, और तीसरा है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए बोलते हैं। मैसेंजर आरएनए क्या है? ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इन द कोडेड फॉर्म। मैसेंजर आरएनए नाम से जाहिर है कि ये मैसेज को कैरी करता है, ठीक है, डीएनए से साइटोप्लाज्म में लेके चला गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म में कोडेड फॉर्म में लेके गया। और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? सेल में। आप सेल इमेजिन कीजिए, सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स इमेजिन कीजिए, जहाँ पे हम बोले थे प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, तो राइबोसोम जो सेल्स में होता है, जो रेड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठा हुआ रहता है। अगर आप वीडियो स्किप किए होंगे तो आपको नहीं समझ में आया होगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा हो, समझ में अच्छा आ रहा हो और कुछ आपको ऐड करना है, उसके लिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिए ताकि इंटरेक्टिव सेशन रहे। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि मैसेज को पहुंचाता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो वहाँ पे ये मैसेज पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? मैसेंजर आरएनए, ठीक है, जो डीएनए का ही एक एक्सटेंशन है, और वो डीएनए का कोडेड फॉर्म यूज रखता है। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम व्हिच इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए कहाँ है? तो राइबोसोम में। कहाँ है राइबोसोम? न्यूक्लियर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है? जो साइटोप्लाज्म में। तो प्रेजेंट इन राइबोसोम व्हिच इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट प्रोवाइड करता है। अब आता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए इट इज द कैरियर ऑफ एमिनो एसिड एंड ट्रांसफर इट टू द राइबोसोम। अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन किस चीज़ से बना हुआ रहता है? तो एमिनो एसिड से बना हुआ रहता है। सिंपल बात है, एमिनो एसिड कहीं से तो आएगा। प्रोटीन कैसा बनाना है ये तो डिसाइड करेगा डीएनए, कि डीएनए ने मैसेंजर आरएनए के थ्रू मैसेज भेज दिया कि भैया ये कोड लेके जाओ, और इसी कोड के बेसिस पे, यानी कि इस फार्मूला के बेसिस पे तुम इस मटेरियल को बनाओ। लेकिन रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? तो एमिनो एसिड है, तो रॉ मटेरियल कौन ला के देगा? तो ट्रांसफर आरएनए ला के देगा रॉ मटेरियल, यानी कि एमिनो एसिड को कैरी करता है, एमिनो एसिड को राइबोसोम तक लाता है, ठीक है। और आरआरएनए जो राइबोसोमल आरएनए होता है, जो राइबोसोम्स में होता है, वो प्रोसेसिंग का काम वहाँ पे होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू मैसेंजर आरएनए टर्म एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन टर्म यूज किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए ऐसे बोल सकते हैं, या सिमिलर टाइप का जब आरएनए डीएनए अपना कॉपी जब बनाता है मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में,
ठीक है, ताकि अपना सारा कैरेक्टर जो भी डीएनए का कोडिंग है वो सारा कोडिंग उसमें ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब देख लीजिए आपको डिफरेंस क्या है डीएनए और आरएनए में। ये शुगर में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, इसमें शुगर राइबोज शुगर होता है, इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। यानी कि इसमें राइबोज शुगर ही होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गया। और आरएनए में क्या होता है, राइबोज शुगर होता है। इट कंटेन्स बेस एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक है, इसमें यूरासिल थाइमिन को रिप्लेस कर देता है। तो थाइमिन किसके साथ बॉन्ड बना रहा था, एटी के साथ, तो एयू हो जाएगा। ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड होता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। इट मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस एंड आरएनए जो होता है इट फाउंड इन बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये दोनों जगह होता है। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकल के जाता है और राइबोसोमल आरएनए वहीं पे प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे, राइबोसोम के पास रहता है, तो इसलिए आरएनए साइटोप्लाज्म में भी होता है, दोनों जगह प्रेजेंस है इसका। उसके बाद आइए सेल साइकिल। अब सेल साइकिल क्या होता है भाई, इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल, synthesize the other constituent of cell and ultimately divide into two daughter cell। तो सेल डिवीजन क्या हो गया, सॉरी सेल साइकिल क्या होगा, तो सेल साइकिल वो सारा इवेंट्स हो गया जिसमें एक सेल अपने जेनेटिक मटेरियल का कॉपी करता है, उसके बाद मतलब दूसरा कॉपी बनाता है, उसके बाद सेल के सारे ऑर्गेनिल्स बनाता है और वर्चुअली एक सेल बना के उस सेल को मतलब दो सेल का मटेरियल बना देता है और दो सेल में उसको डिवाइड कर देता है। ये पूरे इवेंट को सेल साइकिल बोलते हैं कि एक सेल कैसे दो सेल में कन्वर्ट होता है, फाइनली स्टेप जो सारा स्टेप्स होता है वो। अब सेल डिवीजन उसका एक पार्ट है। द प्रोसेस इन विच सेल इंक्रीजेज इन देयर नंबर इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल एक से दो बन गया, डेट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। लेकिन उसका भी प्रोसेस है, उसका भी स्टेप्स है। इट इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। जाहिर सी बात है, ग्रोथ होने के लिए सेल का नंबर और साइज दोनों बढ़ता है, डेवलपमेंट के लिए भी बढ़ना है और रिपेयर के लिए मिलियंस ऑफ सेल रोज हमारे बॉडी से डैमेज होते हैं, तो उनके रिपेयर के लिए, उनके रिप्लेसमेंट के लिए ये बनना जरूरी है सेल को। देयर इज मेनली टू टाइप काइंड ऑफ सेल डिवीजन। मेनली दो तरह का ही होता है और दो तरह का ही होता है, वो होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो पहले माइटोसिस देखते हैं, ये सिंपल सेल डिवीजन होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है, सिर्फ सोमेटिक सेल्स में होता है। अच्छा, माइटोसिस सेल डिवीजन अकर इन सोमेटिक, अच्छा सोमेटिक सेल लिखा है, विच टेक पार्ट्स इन ग्रोथ, रिपेयर एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एक सिंपल एक जीव है, ओमबीवा है, बीच में कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, ऐसा कंस्ट्रिक्शन होगा और ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, तो सिंगल सेल से दो सेल सिंपली बन गया। ठीक है ना, उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का। माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में इसका ये डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे वहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस, जो भी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम होता है, ठीक है, और डेवलपमेंट का ग्रोथ का काम होता है, वो सारे सेल में ये प्रेजेंट होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, आफ्टर माइटोसिस सेल डिवीजन वन सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू द पेरेंट्स। चूंकि पहले ही ये डुप्लीकेशन कर लेता है, अपने जितने भी कंटेंट्स है, अपना डीएनए, अपना साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनिल्स है, उनको साइज में डबल कर, नंबर्स में डबल कर लेता है और उसके बाद टूट जाता है, तो आधा आधा भी गया तो वो पूरा पूरा सेट ही जाता है। तो पहले डुप्लीकेशन हो जाता है सारे मटेरियल्स का, सारे चीज़ों का सेल के अंदर, और उसके बाद वो सेल दो भाग में बढ़ जाता है, तो वो सिंपल होता है, डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अनकंट्रोल्ड माइटोसिस में काउज ट्यूमर और कैंसरस ग्रोथ। जो कैंसर होता है या ट्यूमर होता है वो कैसे होता है, माइटोसिस का अनकंट्रोल हो जाएगा, उसको सिग्नल ही नहीं मिल रहा, वो लगातार सेल डिवीजन करते जा रहा है, तो साइज बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहा है, उस चीज़ को ट्यूमर या कैंसरस सेल बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ नोटिस किया आप, ये डॉटर सेल ही क्यों बोलते हैं इसको, डॉटर सेल क्यों बोलते हैं, सन सेल क्यों नहीं बोलते हैं, या सिंपल सेल क्यों नहीं बोलते हैं। डॉटर सेल इसलिए बोलते हैं कि ये फर्दर सेल डिवाइड कर सकता है, फर्दर सेल ये एक सेल, चार सेल, दो सेल बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको डॉटर सेल बोलते हैं। उसके बाद मियोसिस आता है। अब मियोसिस में 1 है, मियोसिस 2 है। देखेंगे मियोसिस सेल डिवीजन अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है सेल्स,
उसी में मियोसिस होता है। और मियोसिस में क्या होता है कि जो डीएनए का मटेरियल है ना वो हाफ ही रहता है जितना जैसे है। तो पहले क्या किया, माइटोसिस में सपोज कीजिए कि 40 ह्यूमन बींग की अगर बात करें तो माइटोसिस में क्या होता है कि 46 क्रोमोजोम होता है एक सेल में, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है। तो 23 पेयर प्लस 23 पेयर माने 46 प्लस 46 क्रोमोजोम पहले ही बनाता है, उसके बाद डिवाइड करता है। तो 46 दोनों में चला गया। मियोसिस में क्या होता है, जो बेसिक डिफरेंस है वो बता रहा हूँ। मियोसिस में क्या हो गया कि मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सेल में वो एक ही सेट बनाता है। सपोज ये 46 है तो एक जो मियोसिस में डिवीजन होगा तो उसमें क्या होगा 23 ही क्रोमोजोम बनेगा, 23 ही क्रोमोजोम का सेट तैयार होगा। क्योंकि एक पेरेंट से 23 क्रोमोजोम आ गया, मियोसिस हुआ, तो रिप्रोडक्टिव की बात कर रहे हैं ना। तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि दो पेरेंट के से ऑफ स्प्रिंग सॉरी पैदा होता है, ठीक है। तो एक सेट एक पेरेंट से आएगा, दूसरा सेट दूसरे पेरेंट से आएगा, ठीक है। फिर दोनों मिलके पूरा फुल एक सेट हो जाएगा तो बच्चा में होगा। नहीं तो क्या होगा कि माइटोसिस की तरफ पूरा डुप्लीकेट अगर बन जाएगा, 46 मदर से आ रहा है और 46 फादर से आ रहा है तो कितना हो जाएगा 82 हो जाए 92 हो जाएगा। तो इस तरह से तो क्रोमोजोम नंबर मतलब मिलियंस में चला जाएगा, मतलब वो काउंट ही नहीं हो सकता है। तो स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए मियोसिस में कम होता है, ठीक है, और माइटोसिस में डबल होता है क्रोमोजोम का नंबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है। तो इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, मतलब क्रोमोजोम का नंबर अपना आधा कर लेता है तो उसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं मियोसिस को। आगे चलिए देखते हैं अभी। दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। वही हैप्लॉइड गैमेट बनता है जो एक सेल बनता है ना, जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोजोम 23 सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है। 23 क्रोमोजोम ही होता है, 23 सेट ऑफ क्रोमोजोम नहीं। दैट इज ओवा और स्पर्म, जो हम पहले बात कर चुके हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन क्योंकि नंबर आधा हो जा रहा है, 46 होता है एक सेल में, ये 20 एक सेल ऐसा बना रहा है जिसमें 23 है। फिर दूसरा सेल एक मदर से और एक दूसरा फादर से आएगा, उसमें भी 23 रहेगा। तो ये दोनों मिलेगा जब सेल आपस में, तभी तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा और तभी तो ऑफ स्प्रिंग बनेगा। तो वो 46 पूरा सेट हो जाएगा। ड्यूरिंग विच ईच डॉटर सेल हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम इसमें होता है, लेकिन माइटोसिस में जब डॉटर सेल बनता है तो उसमें डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम ही होता है, क्योंकि उसको किसी दूसरे से जाके मिलना नहीं है। मतलब कोई दूसरा उसका पेरेंट नहीं जाके मिल के और 46 करके बनाएगा, ऐसा नहीं है। 4 डॉटर सेल आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मियोटिक सेल डिवीजन। एक मियोसिस से 4 बनता है। अब आप सोच रहे हैं कि 46 क्रोमोजोम है, इसको एक 2 सेल अगर बनाएगा तो 23 एक बनाया, दूसरा बनाया तो 23 हो गया, ठीक है। तो ये तो 23 ही हुआ, ठीक है। तो ये 4 कैसे बना दिया? तो मियोसिस में क्या होता है, इसमें नहीं दिया है डिटेल, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मियोसिस में पहले माइटोसिस हो जाता है फिर मियोसिस होता है, ठीक है। पहले इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी माइटोसिस को अपने आप में इक्वेशनल डिवीजन होता है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है। तो मियोसिस एक जो पार्ट होता है उसमें पहले नंबर बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद जब 4 हो जाएगा उसके बाद वो 4 गैमेट बना के दे देगा। उसमें से एक ही गैमेट यूज होता है फर्टिलाइजेशन के समय, जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में जब फर्टिलाइजेशन होता है ओवा और स्पर्म का, तो वहाँ पे एक ही गैमेट यहाँ से जाता है फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। उसमें से 4 बनता है लेकिन एक ही जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू साइटोलॉजी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो हम पहले बोल चुके हैं पहले वीडियो में, आप लोग को ध्यान नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम फिर से बता देते हैं। और अगर नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देख लीजिए। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस में होता है ब्रेक डाउन। काइनेसिस मतलब टूटना होता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैरियोसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब होता है सेल और काइनेसिस मतलब डिवीजन। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। डिप्लॉइड टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड फाउंड इन सोमेटिक सेल, ठीक है। सोमेटिक सेल में डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। हैप्लॉइड सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम जो बात कर चुके हैं, कॉल्ड हैप्लॉइड फाउंड इन गेमेट्स, गेमेट्स में पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स बिटवीन द 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड टेक प्लेस ड्यूरिंग द मियोसिस सेल डिवीजन इज क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है। उसके बाद होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होता है, अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम हैविंग सेम साइज एंड शेप बियरिंग द करस्पॉन्डिंग जीन।
उसको मतलब सेम साइज और सेम क्या बोलते हैं कि क्रोमोजोम होगा, उसको शेप होगा क्रोमोजोम का, उसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोजोम बोलते हैं। एलील क्या होता है, एक ही क्रोमोजोम एक ही कैरेक्टर का दो पहलू होता है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज गवर्न्ड बाय जीन, ठीक है। तो एलील एक जीन का दो कैरेक्टर, सपोज कीजिए गोरा है एक काला है, ठीक है। एक कैरेक्टर, एक जीन है जो दो तरह का कैरेक्टर दिखा रहा है, जैसे एक से कलर ब्लाइंडनेस होता है, दूसरे जीन से नहीं होता है। एक दो फॉर्म होता है, एक असर करेगा तो होगा और दूसरा असर करेगा तो नहीं होगा। वो तो दो दो पहलू हो गया, एक सिक्के की दो पहलू जो होती है वो। फिनोटाइप द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन डायरेक्टली। फिनोटाइप हम पहले ही बोल चुके हैं पहले वीडियो में कि फिनोटाइप का मतलब होता है जो बाहर से दिखने में जो दिखता है उसको फिनोटाइप बोलते हैं। और जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल की वजह से जो असर होता है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। मतलब जीनोटाइप मतलब कैसे, कितना क्रोमोजोम है, कोई सेक्स क्रोमोजोम में कौन कौन सा क्रोमोजोम है, ये सब जो हो गया वो जेनेटिक मेकअप हो गया, जीनोटाइप हो गया। फिनोटाइप का मतलब कैरेक्टर अपीयरेंस कैसा है उसका, देखने में कैसा है। जीनोटाइप जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। लार्ज वैक्यूल होता है, मेम्ब्रेन बाउंडिंग वैक्यूल जो होता है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। एक्चुअली जो वैक्यूल होता है प्लांट्स में इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, याद रखेंगे। यूनिट मेम्ब्रेन द बेसिक ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये टोनोप्लास्ट याद रखेंगे और बाकी सारा टर्म भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है आपका जेनेटिक्स, शुरू हो जाता है यहाँ से। तो जेनेटिक्स में ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरेडिटी, आप लोग को पता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरेडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। द प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। और जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसको हेरेडिटी बोलते हैं। द नेम जेनेटिक्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय वाटसन, पहली बार जेनेटिक्स टर्म वाटसन 1905 में किया था। जॉन्स वाज फर्स्ट यूज द नेम जीन, जॉनसन ने जीन का नाम यूज किया था, पूरा नाम नहीं किया। जॉनसन पूरा नाम है इनका, तो इन्होंने जीन का जो नाम दिया था ना पहली बार 1919 में, ये जॉनसन थे। उसके बाद जॉर्ज जॉन मेंडल वाज द फर्स्ट हु हैव गेव द आइडिया ऑफ हेरिडिटी बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट इन नहीं, ये तो इनका पूरा लाइफ टाइम है, 1822 से लेकर 1884 तक लाइफ टाइम है। तो जॉर्ज जॉन मेंडल जो थे, मेंडल थ्योरी जिसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक्स में, बहुत फेमस थ्योरी है मेंडल थ्योरी, और इसी पे सारा कॉन्सेप्ट आधारित है जेनेटिक्स का। तो इन्होंने हेरिडिटी पे एक्सपेरिमेंट किया था और उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। जॉर्ज जॉन मेंडल को फादर ऑफ, जीजे मेंडल को कहते हैं फादर ऑफ हेरिडिटरी या फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल चूजन पी प्लांट को चूज किए थे, उसमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए थे। यानी कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर का दो पहलू, जैसे बोले लंबाई और लंबाई का अगर हाइट की बात करें तो दो तरह का होगा, हाइट या तो शॉर्ट होगा या तो लॉन्ग होगा। तो लंबाई, शॉर्ट और हाइट, ये दो पहलू हो गया किसका, हाइट का। अगर बात करेंगे तो शॉर्ट और लॉन्ग हो गया, शॉर्ट और लॉन्ग हो गया, ठीक है। अगर कलर की बात करेंगे तो अगर मान लीजिए कि पिंक और येलो हो गया, कलर की बात करें तो दो बात हो गया। तो वही एलील जो गवर्न करता है, अलग अलग कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर का अलग अलग पहलू, ठीक है। तो इन्होंने पी प्लांट लिया था और 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऐसा ही लंबाई में लंबाई ले लिया, उसके बाद पॉड कलर हो गया, सीड कलर हो गया, ठीक है। इस तरह का चीज़ें लिया उन्होंने। तो 7 कैरेक्टर लिया था पी प्लांट का अपने एक्सपेरिमेंट में, 7 कैरेक्टर्स याद रखेंगे। मेंडल मेड द क्रॉस बिटवीन 2 प्योर प्लांट हैविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ सिंगल ट्रेड कॉल्ड मोनो हाइब्रिड। एक कैरेक्टर का दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट फॉर हाइट। तो हाइट एक कैरेक्टर लिया, उसका दो पहलू हो गया टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब एक ही कैरेक्टर को जब हम क्रॉस करते हैं तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। लेकिन जब डबल कैरेक्टर को क्रॉस करते हैं एक साथ मिला के तो डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। 3 कैरेक्टर लेके करते हैं तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। सिंपल लॉजिक है इसका। तो एक टॉल लिया, प्योर टॉल। अब देखिए टीटी जो डिनोट करता है वो टॉल, प्योर टॉल हो गया, मतलब उसमें कोई भी जो एलील है, दोनों एलील देखिए कैपिटल टी है। यहाँ पे ड्वार्फ है तो दोनों एलील स्मॉल टी है। यहाँ पे अगर स्मॉल टी होता तब भी एक टॉल ही होता, ड्वार्फ नहीं होता। क्यों? क्योंकि टॉल वाला डोमिनेंट है, मतलब अपना असर छोड़ता है ड्वार्फ वाले पे। तो ड्वार्फ उसके साथ भी रहेगा तो उसका असर नहीं पड़ने देगा खुद पे, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में उसका असर पड़ जाएगा। कैसे, हम लोग आगे देखेंगे।
तो एक प्योर टॉल है, प्योर टॉल कहने का मतलब कि उसमें कोई भी जीन ड्वार्फ का नहीं है, दोनों एलील जो है टॉल ही टॉल का है, ठीक है। उसके बाद एक प्योर ड्वार्फ है, यानी कि इसमें कोई भी कैरेक्टर टॉल का नहीं है। अगर टॉल का कैरेक्टर एक भी घुस जाएगा तो ये टॉल हो जाएगा, ये ड्वार्फ नहीं रहेगा। तो ये प्योर के फॉर्म में ही हमेशा रहेगा ड्वार्फ। अगर ड्वार्फ है तो उसके बाद क्रॉस करवा दिए तो यहाँ से एक टी आएगा, यहाँ से एक टी आएगा, दोनों टी बन के ये टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया और ऑल टॉल हो गया। ऐसा देखा गया, हम तो समझा इसलिए रहे हैं कि हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के आगे की कहानी हम बता रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जब हो रहा था तो उन्होंने दो कैरेक्टर को उठाया, प्योर प्योर को, और देखा कि जितने एक जनरेशन में, पहले जनरेशन में इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद देखा कि पहले जनरेशन में जो जितना पैदा हुआ वो सब टॉल हो गया, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से तो कैरेक्टर आया था, तो एक टॉल इससे पता चला कि क्या हो गया कि एक बड़ा वाला टॉल है अगर और छोटा वाला टी है, यानी ड्वार्फ का एक कैरेक्टर है, तो ड्वार्फ पे टॉल डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ड्वार्फ पे टॉल डोमिनेट कर रहा है तो ही ये बड़ा हो रहा है, वरना ये छोटा और बड़ा, कुछ छोटा होता कुछ बड़ा होता, कुछ छोटा होता कुछ बड़ा होता, ऐसा नहीं हुआ, टोटल के टोटल टॉल हो गए। तो ये शो क्या करता है कि पहले जनरेशन में ऐसा अगर हो रहा है, इसका मतलब है कि जो टॉल है वो प्योर है और उसका असर ड्वार्फ पे होता है। अगर टॉल प्रेजेंट है तो ड्वार्फ अपना एक्सप्रेशन, अपना जीन का इफेक्ट नहीं दिखाएगा, मतलब जो एलील है ड्वार्फ वाला वो अपना असर नहीं दिखा सकता अगर वो टॉल के साथ है तो। दूसरा जनरेशन में जब चलें तो क्या हो गया, अब ये दूसरा जनरेशन यहाँ पे क्रॉस करके दिखाया नहीं, मैं क्रॉस कर देता हूँ। अभी एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो इससे करेगा क्रॉस, ये इससे भी करेगा, ये इससे करेगा और ये इससे भी करेगा। तो इससे जो ये से तो टी टी कैपिटल टी, और ये जब स्मॉल से करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर स्मॉल टी, यही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। जब ये हुआ तो यही यहाँ पे हुआ है, ठीक है। जब सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इसी को आपस में क्रॉस करवा दिया गया, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो क्या हो गया कि ये टी स्मॉल टी कैपिटल टी कितना आया, 4 में पूरा कैपिटल टी 25% आ गया। उसके बाद 50% जो है गया ये टॉल हुआ, लेकिन हाइब्रिड था। ये क्यों हाइब्रिड था, क्योंकि इसमें छोटा वाला भी है। और प्योर आ गया ड्वार्फ 25%, क्योंकि ये एक है, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक जो बाहर से दिखे वो क्या है कि ये तीनों टॉल है, ठीक है। ये तीनों टॉल ही दिखेगा ना बाहर से, ऐसा तो नहीं कि छोटा दिखेगा, क्योंकि ये तीनों में कैपिटल टी है तो टॉल दिखेगा बाहर से, ठीक है। तो फिनिटेप और एक ड्वार्फ दिखेगा, यानी कि 3 टॉल 1 ड्वार्फ, ठीक है। तो 3:1 फिनोटिपिक रेशियो कहलाया। अब जीनोटाइप में देखिए, तो जीनोटाइप में क्या है, जीनोटाइप में ये जीन का कैरेक्टर देखना है कि जीन कैसा है। तो एक प्योर है, 2 हाइब्रिड है और एक प्योर है, ठीक है। टॉल प्योर, टॉल हाइब्रिड और ड्वार्फ प्योर, तो 1:2:1 जीनोटिपिक कैरेक्टर हो गया। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1। उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसमें यह है कि 2 कैरेक्टर ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो 4 बॉक्स बना इसकी जगह पे यहाँ पे 9 बॉक्स बनेगा, बस यही है। 1 2 3 4 16 बॉक्स बनेगा, सॉरी, ठीक है। इसमें 4 बॉक्स बनता है, इसमें 16 बॉक्स सीधे बन जाता है। तो इसमें 2 कैरेक्टर लिया गया है, देखिए, राउंड एंड येलो सीड। तो इसमें एक कैरेक्टर लिया गया है राउंड और दूसरा कैरेक्टर येलो, सीड का कलर। दूसरा रिंकल और ग्रीन, मतलब कि राउंड रिंकल के साथ है, जैसे रिंकल पड़ जाता है, समझ रहे हैं, सिकुड़ जाता है जो सीड, और एक राउंड सीड है। तो राउंड सीड वाला डोमिनेंट है, यानी कि अपना असर छोड़ेगा, अगर रिंकल के साथ रहेगा तो उसके ऊपर डोमिनेट करेगा। येलो सीड और ग्रीन सीड, येलो सीड डोमिनेंट है और ग्रीन जो है वो क्या है, ड्वार्फ, ये डोमिनेंट बोलते हैं कि रिसेसिव है, जिसको सप्रेस किया जा सकता है उसको रिसेसिव बोलते हैं, मतलब वो अपना एक्सप्रेशन नहीं करेगा अगर वो डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ रहेगा तो, ठीक है। तो इससे जो जीन बनेगा, गैमिट बनेगा, वो क्या बनेगा, कैपिटल आर इसमें से एक निकलेगा तो ये बन जाएगा। इसका क्या बनेगा, स्मॉल स्मॉल बन जाएगा जो यहाँ बनाया हुआ है। उसके बाद इन दोनों को तो गैमिट बना के आपस में क्रॉस करवा दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से इतना सिंपल नहीं है, चूंकि एक टी और एक टी से क्रॉस कर रहा था। यहाँ पे क्या है कि ये RY और ये RY, ये RY और RY की जो आपस में जब क्रॉस करेंगे तो ये कैरेक्टर आएगा F1 जनरेशन में। मतलब पहला जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर आएगा कि स्मॉल r स्मॉल
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैरेक्टर आ जाएगा, ये दोनों आपस में मिक्स कर जाएगा, ये तो कंप्लीट है, जैसे पहले वाला में हुआ था उसी तरह से हो गया। ठीक है, तो सब का सब क्या हो जाएगा, राउंड सीड और येलो सीड हो जाएगा। तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, राउंड एंड येलो सीड हो जाएगा। मतलब कि ये जो डोमिनेंट है, ये जो पूरा डोमिनेंट है, मतलब जो प्योर लाइन है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसका ये कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, राउंड एंड येलो सीड है। राउंड एंड येलो सीड इसका कैरेक्टर है, लेकिन ये जो रिसेसिव कैरेक्टर है जिस पे डोमिनेट किया जा सकता है, वो इसका कैरेक्टर इसमें नहीं आएगा, जबकि इसका जीन इसमें है। इसका मतलब क्या है कि ये जीन इसके असर से ये सप्रेस कर गया, दब गया। ठीक है, तो अब ये F1 जनरेशन में तो ये हो गया। ठीक है, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप की अगर बात करेंगे F1 जनरेशन के फिनोटाइप की, तो सारा का सारा राउंड सीड और येलो सीड होगा। ठीक है, अब F2 जनरेशन में जाके चेक करेंगे कि इसका एक्चुअली है क्या। इसमें चूंकि हमें तो देखने में लग रहा है कि ये, हमें तो ये जेनेटिक्स पहले से नहीं पता है ना, हमें तो ये पता है कि ये राउंड और येलो सीड है और ये रिंकल और ग्रीन सीड है, लेकिन रियलिटी में इसका जीनोटाइप क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग F2 जनरेशन में जाएंगे, मतलब नेक्स्ट जनरेशन F1 के बाद F1 को आपस में क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, तो इससे गैमिट जो बनेगा वो 4 बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई इधर भी लेंगे, क्योंकि आपस में करवाना है तो इधर से और इधर से क्रॉस करवाएंगे। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और यही जो गैमीट चूंकि सेल्फिंग करवा रहे हैं, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, कि इसी का क्रॉस इसी से करवा रहे हैं, तो सेम गैमीट इधर भी बनेगा और इसका क्रॉस होगा तो ये प्योर लाइन हो जाएगा जो ये वाला है, इसका क्रॉस होगा तो ये होगा, इसका क्रॉस होगा तो ये होगा। तो इसमें क्या देखते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है यानी कि राउंड और येलो सीड है, वो इसमें 9 आ जाएगा। देख लीजिए आप, ये राउंड और येलो सीड होगा, ये भी देखिए एक वाई और एक आर कैपिटल होना चाहिए तो राउंड और येलो होगा, ये भी राउंड एंड येलो होगा, ये भी राउंड एंड येलो होगा, ये भी राउंड एंड येलो होगा, ये राउंड एंड येलो नहीं होगा, राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि वाई जो है वो दोनों छोटा है इसमें। ये राउंड एंड येलो हो जाएगा, ये राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा फिर से, क्योंकि इसमें एक दोनों वाई छोटा है। उसके बाद ये भी राउंड एंड येलो होगा, ये भी राउंड एंड येलो होगा, और ये जो है येलो नहीं होगा, ये राउंड नहीं होगा, रिंकल एंड क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, रिंकल एंड इसका कैरेक्टर आ जाएगा ना, तो रिंकल एंड येलो हो जाएगा। उसके बाद ये रिंकल एंड येलो हो जाएगा, उसके बाद ये राउंड एंड येलो हो जाएगा, मतलब इसका कैरेक्टर आ जाएगा, और ये राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा। ये तो देखेंगे क्या कि टोटल इसका वाला जो कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर वो टोटल 9 में आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 में जो आएगा, आप 3 देखिए, अच्छा ये दिख नहीं रहा था पूरा ना, तो ये डाटा ये इसमें 3 तरह का टोटल आएगा, एक हो जाएगा 4 तरह का टोटल आएगा। एक जो टोटल इसका कैरेक्टर लिए हुए रहेगा, प्योर लाइन जो है एक ही आएगा, ये दोनों प्योर लाइन जो है एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, और बाकी सारा का सारा मिक्स है जो अलग अलग कैरेक्टर शो करेगा। तो ये एक होगा यहाँ पे एक, और ये एक जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। फिनोटाइप में ये क्या हो जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन में क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का याद रखेंगे 9:3:3:1 होता है, और जीनोटाइपिक रेशियो इसका 1:2:1:4:2:4:2:1 हो जाता है। मतलब ये, हालांकि ये चीज़ नहीं पूछता है, लेकिन ये फिनोटाइपिक रेशियो पूछता है। हालांकि आप इसमें से अगर इसको निकालेंगे ना तो आप काउंट कर लेंगे प्रॉपर, ये अकेला होगा, ऐसा 2 होगा। ठीक है, मतलब 2 ऐसा कैरेक्टर होगा ना जो यूनिक होगा, फिर एक होगा जो अकेला होगा, उसी तरह से 4 होगा, फिर मतलब अलग अलग कैरेक्टर शो करेगा जो जीन का कम्बिनेशन है। तो ये टोटल जीन का कम्बिनेशन मतलब ऐसा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एक ही होगा। ठीक है, उसी तरह से इस तरह का 2 होगा, इस तरह का 1 होगा, फिर इस तरह का 2 होगा, इस तरह से निकलेगा ये। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो हो गया। अब लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट, लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट क्या होता है, मेंडल proposed that when 2 dissimilar unit factors are present in an individual, only one is able to express
वन डेट एक्सप्रेस इट सेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट। मैं उस समय से डोमिनेंट बोल रहा हूँ, रिसेसिव बोल रहा हूँ। तो डोमिनेंट का मतलब ये हुआ जो अपने आप को एक्सप्रेस करे। जैसे यहाँ पे कैपिटल वाला जो पार्ट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे वो अगर येलो है और राउंड रेड सीड है तो येलो और राउंड दिखा रहा है, तो उसको लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट बोलते हैं कि पेयर में अगर रहेगा तो एक जो कैरेक्टर अपना कैरेक्टर शो कर देगा, दूसरे का शो नहीं करने देगा, उसको डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे और उस जीन को डोमिनेंट जीन बोलेंगे। दूसरा क्या है, डोमिनेंट यूनिट फैक्टर यहाँ पे लिखा है डोमिनेंट व्हाइल अदर व्हिच फेल्स टू एक्सप्रेस इज रिसेसिव यूनिट फैक्टर। वही जो मैं रिसेसिव बोला था, स्मॉल वाला रिसेसिव है, उसके पास लक्षण है लेकिन वो अकेले रहेगा पेयर में तभी कर सकता है। वो अगर डोमिनेंट के साथ रहेगा यानी कि कैपिटल वाला के साथ रहेगा तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर द ड्वार्फनेस। देख रहे हैं आप कि ड्वार्फ इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी टोटल का टोटल टॉल है, जबकि उसमें स्मॉल टी ड्वार्फ का भी कैरेक्टर है, वो रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ से आता है, तो यहीं से आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस कि जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही, फर्स्ट जनरेशन में ही एक्सप्रेस कर देगा। ऑफ स्प्रिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड पेरेंट ओनली सो डोमिनेंट कैरेक्टर इन F1 जनरेशन। पहले जनरेशन में ही बता दिया कि भैया हमारा असर तो रहेगा। ठीक है, अब लंबा होना है तो सब लंबा ही होगा, ठीक है, टॉल ही होगा। ठीक है, अब ये आपको अगर चेक करना है कि वो ब्रीड कैसा था, अगर सब टॉल हो गया तो ये मान के चलिए कि एक प्योर टॉल था। प्योर टॉल मतलब कैपिटल टी था। अगर चेक किए और पता चला कि चेक क्या किए, क्रॉस किए और पता चला कि एक कुछ टॉल और कुछ ड्वार्फ आ रहा है, इसका मतलब है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो प्योर नहीं है। क्योंकि अगर उसमें एक ड्वार्फ नहीं रहेगा तो दूसरे के ड्वार्फ के साथ जाकर वो पेयर कहाँ बनाएगा, क्योंकि पेयर ही नहीं बनाएगा तो एक्सप्रेस कैसे करेगा। इसका मतलब वो पेयर बना रहा है, तो पेयर कैसे बनाएगा, तो एक पेरेंट से तो आएगा, वो एक पेरेंट से जब आएगा तभी तो पेयर बनाएगा। तो इसलिए ये लॉ ऑफ डोमिनेंस करता है। ऑफ स्प्रिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड पेरेंट ओनली सो डोमिनेंट कैरेक्टर इन F1 जनरेशन। सिर्फ F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेगा, रिसेसिव कैरेक्टर नहीं शो करेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या करता है, ये F2 जनरेशन में चला जाता है कि F2 जनरेशन में सारा जीन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग F2 जनरेशन में क्या देखें कि 25% प्योर टॉल था, उसके बाद 50% हाइब्रिड टॉल था, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों था। और ये है, उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दूसरे जनरेशन में चला जाता है और बोथ द कैरेक्टर व्हिच गवर्न्ड बाय जीन इज सेपरेटेड। दोनों कैरेक्टर अलग अलग हो जाता है। जैसे कि आपका कैपिटल टी अलग हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो जाएगा और कैपिटल स्मॉल टी अलग हो जाएगा, तो सेग्रीगेट हो जाएगा अलग अलग। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्या कहता है, ड्यूरिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की नहीं, डाई हाइब्रिड जो हम लोग बड़ा वाला देखे जिसमें 16 गो गैमेट, मतलब 4 गैमेट बन रहा है और 16 गो टोटल ऑफ स्प्रिंग बन रहा है, कॉम्बिनेशन बॉक्स वाला बड़ा वाला, तो उसके बारे में बात कर रहा है। हाँ, उसके बारे में बात कर रहा है। ड्यूरिंग डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस 2 और 3 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर टेकन। 2 से 3 पेयर, जैसे यहाँ इसमें 2 लिए थे हम लोग, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई लिए थे 2 कैरेक्टर, कैपिटल आर एक था कैरेक्टर राउंड और वाई था जो येलो के लिए था, तो 2 कैरेक्टर लिए। ठीक है ना, सेपरेटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर F2 जनरेशन। दीज कैरेक्टर सेग्रीगेट सेपरेटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर इन F2 जनरेशन। मतलब F2 जनरेशन में दूसरे पे इसका असर नहीं होता है, वो अपने आप को ही उसी समय अलग कर लेता है। मतलब कि F2 उसी F2 जनरेशन में अलग अलग अपने आप को कर लेता है। जैसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे अपने आप को अलग अलग ये दिखाना शुरू कर देता है, इंडिपेंडेंटली ये शॉर्ट कर देता है। उसके बाद टर्म रिलेटेड टू जेनेटिक्स में क्या आता है, लिंकेज आता है। लिंकेज जीन के बीच में होता है। लिंकेज इज एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ। जैसे कहता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा, ठीक है, तो हमेशा टॉल होगा, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक साथ जाएगा ही नहीं। When 2 different genes are present on the same chromosome, they express themselves together instead of independently. This phenomenon is known as linkage. The word linkage was coined by Morgan. मॉर्गन ने खोजा भी था और दिया भी था टर्म लिंकेज। उन्होंने कहा था कि जब 2 जीन अलग अलग जीन अगर एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वो आपस में लिंक्ड होते हैं और एक ही तरह का एक्सप्रेस देमसेल्व्स टुगेदर, एक साथ
असर दिखाते हैं, ठीक है। तो एक साथ असर दिखाते हैं, मतलब दोनों का असर आएगा साथ में, अगर वो जीन लिंक्ड है तो, मतलब दोनों एक क्रोमोसोम पे है तो उसकी डिस्टेंस जितनी कम होगी जो दोनों जीन के बीच में, उतना ज़्यादा दोनों का स्ट्रॉन्ग असर दिखेगा, ठीक है। और वो अलग अलग नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं अपना कैरेक्टर दिखाते हैं। तो ये लिंकेज में कहा जाता है। लिंकेज के बारे में ज़्यादा लिखा नहीं है और ज़्यादा डिटेल अपने को जाने की जरूरत नहीं है, चूंकि अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। तो लिंकेज किसने टर्म दिया था? मॉर्गन ने। और कहा गया था कि एक क्रोमोसोम में तो बहुत जीन होता है, दो जीन अगर अलग अलग कैरेक्टर का एक क्रोमोसोम पे है, मतलब कैरेक्टर का मतलब सिमिलर नेचर टाइप के कैरेक्टर का अगर एक क्रोमोसोम पे है तो वो एक साथ मिलके असर दिखाएगा। कोडोमिनेंस वाला जो बात आता है, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, तो उस तरह का असर दिखाता है। म्यूटेशन क्या होता है? दैट सडन चेंज इन जीन विच हेरिटेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। द टर्म म्यूटेशन वाज कॉइन्ड बाय हुगो डिवेरिज। हुगो डिवेरिज ने म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था और टर्म भी दिया था। मॉर्गन ने लिंकेज का टर्म और कॉन्सेप्ट दोनों दिया था। तो याद रखिएगा, म्यूटेशन जेनेटिक चेंज होता है और जीन में चेंज होता है, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंटली होता है, बहुत टाइम लगता है। और ये जनरली लेथल होता है, मतलब जानलेवा होता है। अगर म्यूटेशन होता है तो जानलेवा होता है। बहुत कम म्यूटेशन ऐसा होता है जो बेनिफिशियल होता है। हालांकि है ऐसा, नेचर में स्टडी किया गया है साइंटिस्टों के द्वारा कि कुछ म्यूटेशन ऐसा है जो बेनिफिशियल हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम लेथल होता है, जानलेवा होता है, हानिकारक होता है। वेरिएशन, अब वेरिएशन मतलब अलग अलग जो चीज़ें दिखती है आपको। व्हेन कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, देयर इज सम change in the character by recombination of gene in the offspring, so they look different from their parents. This phenomenon is called variation. आप अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं। माँ बाप की तरह ही आदमी दिखता है, लेकिन माँ बाप की तरह एग्जैक्ट कॉपी नहीं आता है, क्योंकि जीन का रिसफलिंग होता है, मिक्सिंग होता है, रिकम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर जब होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। और ये सारी चीज़ें होने की वजह से एग्जैक्ट टू कॉपी नहीं आता है, रिशफलिंग होता है जीन का। तो वेरिएशन, पेरेंट से वेरिएशन हो जाता है ऑफ स्प्रिंग में, उसी को थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसी को वेरिएशन बोलते हैं। उसके बाद क्रोमोजोमल एबरेशन, क्रोमोजोम में कुछ अगर खामी हो गया उसको क्रोमोजोमल एबरेशन बोलते हैं। एनी चेंज इन क्रोमोजोम स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोजोमल एबरेशन, ठीक है। क्रोमोजोमल एबरेशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसवर्जन, ट्रांसलोकेशन, ये सब टर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर क्रोमोजोम का कोई पार्ट नहीं है, टूट के निकल गया तो डिलीशन हो गया। एक ही पार्ट का रिपीटेशन हो गया तो डुप्लीकेशन हो गया। अगर एक्सचेंज हो गया, दो क्रोमोजोम का दो जो क्रोमेटिन होता है दोनों दोनों तरफ ऐसे लंबा, ठीक है, तो इसका इधर से एक्सचेंज अगर हो गया तो ट्रांसवर्सन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, यहाँ से अगर वहाँ यहाँ का पार्ट वहाँ चला गया तो ये सब टर्म यूज़ किया जाता है। उतना डिटेल यहाँ पे नहीं है, तो उतना डिटेल हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बात तय है कि लूसेंट में जो लिखा हुआ है, बीपीएससी में, सीडीपीओ में, चाहे कोई भी एग्जाम जिसमें जीके में बायोलॉजी पूछा जाता है, उस सब का सब में लूसेंट से ही क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लूसेंट को अच्छे से पढ़ के जाइए, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। उसके बाद क्लोनिंग, क्लोनिंग क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल, नहीं पढ़े हैं अभी। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल सेल हैविंग सेम जेनेटिक कैरेक्टर एज हिज मदर। एग्जाम्पल क्या है? डॉली शीप। अभी कुछ दिन पहले गाय का भी बच्चा का क्लोनिंग किया गया है, तो जीके का करंट अफेयर्स का बात है, लेकिन वो करंट अफेयर्स हम लोग देखे थे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो बिहार का जो करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है उसको आप देख लीजिएगा। 2 वीडियो में हमने पूरा बिहार का करंट अफेयर कर दिया है, और उसका हम क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। चूँकि बायोलॉजी बीच में पढ़ाने लगे तो अभी क्वेश्चन 350 के आसपास हुआ है, 350 क्वेश्चन अभी, और उसी का एसपीडी का जो क्वेश्चन है 350 अभी और बचा हुआ है, 350 पॉइंट 400 के आसपास, तो उसको भी हम लोग इसके पैरेलल करते चलेंगे। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यूपीएससी का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है वो बहुत फ़ायदा करेगा आपको। बहुत सारा सवाल आपका, मोस्ट ऑफ द सवाल उससे निकल जाएगा। उसी में करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था कि गाय के बछड़ा का क्लोनिंग किया गया है। वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल सेल, तो एक सेल से जब दूसरा सेल बनाते हैं और सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर का बनाते हैं, एकदम फोटो कॉपी, टूट कॉपी होगा, डीएनए में कोई चेंज नहीं होगा, फिनोटाइप जीनोटाइप एवरीथिंग इज सेम, तो क्लोनिंग बोलते हैं। डॉली वाज असाइंड द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन ऑफ एन एडल्ट एनिमल बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट। तो डॉली जो है, डॉली शीप था शीप थी, तो वो फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल है,
उसके बाद टोटिपोटेंसी, इट इज़ अ पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू ग्रो इन अ कंप्लीट सेल। कोई भी प्लांट सेल का ऐसा कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, पावर, क्षमता, कैपेसिटी, जो एक प्लांट सेल या एक प्लांट पार्ट जो भी है उससे पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर जाए, दैट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ठीक है, लेकिन यही कैरेक्टर अगर एनिमल बॉडी में देखा जाए तो एनिमल बॉडी में अगर ऐसा है तो उसको प्लूरोपोटेंसी बोलते हैं। तो टोटिपोटेंसी का टर्म यूज किया जाता है प्लांट्स के रिस्पेक्ट में जिसमें ऐसा सेल जो पूरे प्लांट को बना सके। ठीक है, तो पोटेंशियल उसमें होना चाहिए जो ऑफ अ प्लांट सेल टू ग्रो इन अ कंप्लीट, एक सेल ग्रो कर दे पूरा कंप्लीट। उसी तरह से एनिमल में उसी तरह से एनिमल में ऐसा सेल जो पूरे एनिमल बॉडी को बना सके उसको प्लूरियोपोटेंसी बोलते हैं एनिमल के टर्म में। तो स्टेम सेल होता है, ह्यूमन बींग में होता है ना स्टेम सेल, आप लोग सुने होंगे, स्टेम सेल से पूरा ह्यूमन बींग को बनाया जा सकता है। चलिए, तो ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आप बोलिए, स्पेसिफिक हो जाइए, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस बोल दीजिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें डिस्कस किए थे इसके पिछले वाले वीडियो, मतलब पहला क्लास बायोलॉजी में। तो ये बोल दीजिए उसमें मैनिपुलेशन होता है जीन से बाय कटिंग और ज्वाइनिंग द सेगमेंट ऑफ डीएनए टू गेट डिजायर्ड वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो हम लोग शुरुआत में डेफिनेशन में इसको पढ़ चुके हैं। उसके बाद ऑटोजोम्स क्या है? क्रोमोजोम्स का दो क्लास है, एक ऑटोजोम्स, एक एलोजोम्स। क्रोमोजोम फाउंड इन अ सेल व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर अदर देन सेक्स आर कॉल्ड ऑटोजोम्स। तो क्रोमोजोम्स दो तरह के हो गए, ऑटोजोम्स और एलोजोम्स। एलोजोम्स मतलब जो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, एक्स वाई ह्यूमन बींग की बात करें, एक्स एक्स फीमेल में, एक्स वाई मेल में। इसके अलावा जो 22 पेयर्स होते हैं वो कौन होते हैं? ऑटोजोम्स होते हैं। ठीक है, ये सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। उसके बाद सेक्स क्रोमोजोम क्या है? पेयर ऑफ क्रोमोजोम विच डिटरमाइन सेक्स कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम या एलोजोम्स। ह्यूमन है 23 पेयर, ये जो मैं बोल रहा था, और 22 पेयर जो है ऑटोजोम्स होता है और 1 पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोजोम होता है। उसके बाद जीनोम क्या होता है? ऑल जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ हैप्लॉइड सेल उस कॉल्ड जीनोम। जीनोम एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम को जीनोम बोलते हैं। हैप्लॉइड सेट हमें ध्यान रखिएगा, एक सेट को ही जीनोम बोलते हैं। जीनोम का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा हमारे जो बॉडी में जितना डीएनए सब जो है एक सेल में उसका एक हैप्लॉइड सेट। उसके बाद प्लाज्मा जीन, जीन व्हिच आर फाउंड इन ऑर्गेनेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कॉल्ड प्लाज्मा जीन। जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है जीन उसको प्लाज्मा जीन बोलते हैं। सिस्ट्रॉन्स, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। याद रखेंगे ये टर्म यूज किया जाता है और मेडिकल के एग्जाम में भी ये यूज होता है सिस्ट्रॉन। म्यूटोन, यूनिट ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन, उसको म्यूटोन बोलते हैं। और रिकॉन, यूनिट ऑफ जीन टेक पार्ट इन रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन के लिए जो यूज किया, जो जीन पार्टिसिपेट करता है उसको रिकॉन बोलते हैं। म्यूटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है म्यूटोन बोलते हैं। और सिस्ट्रॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ जो जीन का भी एक यूनिट होता है उसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये टर्म्स याद रखेंगे। उसके बाद एस बेंजर had given the modern definition of gene, the gene which exhibit multiple effect is called pleiotropy। एक ही जीन है जो बहुत सारा असर करता है। ठीक है, द जीन which exhibit multiple effect is called pleiotropy जीन। तो pleiotropy जीन क्या होता है? जो मल्टीपल इफेक्ट्स को करता है। ठीक है, तो ये टर्म आता है, याद रखेंगे। pleiotropy क्या होता है, pleiotropy क्या होता है? ठीक है, तो मल्टीपल इफेक्ट ऑफ जीन इज कॉल्ड pleiotropy। When one gene pair hide the effect of other, it is called epistasis। मतलब epi मतलब ऊपर होता है, status मतलब इफेक्ट करना, दबा देना, सप्रेस कर देना। तो एक कुछ रखा हुआ है उसके ऊपर से एक दूसरा बुक रखती है तो नीचे वाला बुक नहीं दिख रहा है। तो वैसे ही एक जीन है उसके ऊपर एक ऐसा जीन आ गया, उसके ऊपर नहीं आया, मतलब दूसरा जीन उसके असर को कम कर दिया, अपना असर दिखाने लगा। उसका असर दिख रहा था लेकिन उसने उसके असर को दबा दिया, खुद का असर दिखाने लगा। तो इस इवेंट को एपिस्टेसिस बोलते हैं। ये सारा टर्मिनोलॉजी है, इसको बहुत लंबे चौड़े में पढ़ना होता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को बायोलॉजी का मास्टरमाइंड नहीं बनना है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, तो उस हिसाब से ही पढ़ना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंटेज। क्योंकि उसमें डीएनए से आइडेंटिफाई हो जाता है, डीएनए मैपिंग जब होता है तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये रिकॉम्बिनेशन
हुआ था कि नहीं हुआ था। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। टेमिन एंड बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन खोजा था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसका उल्टा होगा, जब आरएनए से डीएनए बने तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जैसे मैसेंजर आरएनए के पास सारा कोडिंग होता है, तो मैसेंजर आरएनए के पास ये क्षमता होता है कि डीएनए को बना सके। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जब आरएनए से डीएनए बनता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और इसका खोज टेमिन बाल्टीमोर ने किया था। ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है, डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस। उसके बाद टारगेटेड ड्रग डिलीवरी एंड जीन थेरेपी आर मेड पॉसिबल बाय द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ सेक्टर। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी एंड जीन थेरेपी, किसी पर्टिकुलर जीन को मॉडिफाई करना है पर्टिकुलर सेल से, या फिर किसी पर्टिकुलर सेल तक कोई ड्रग पहुंचाना है, तो नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू पहुंचाया जा सकता है। जो पिछले वीडियो में नैनो टेक्नोलॉजी क्या है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बीटी ब्रिंजल को भी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, देख लीजिएगा। बीटी ब्रिंजल का डिफिनीशन, फुल फॉर्म, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड टू मेक इट्स पेस्ट रेजिस्टेंस। तो पेस्ट के से रेजिस्टेंस बनाने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है इसमें ब्रिंजल में। तो उसको हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको वो वीडियो आप अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बैसिलस थ्यूरिंजिनेंसिस एक बैक्टीरिया है जिसका जीन उठा के ब्रिंजल में डाला गया ताकि वो इंसेक्ट से रेजिस्टेंट हो जाए। इन द रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ साइंस, अ फंक्शनल क्रोमोजोम कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम द सेल ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। तो नहीं बनाया जा सकता, ये ध्यान रखेंगे कि डीएनए नहीं बनाया जा सकता है अलग अलग स्पेसीज से लेके। जेनेटिक predisposition of some people is the reason of multi-drug resistance in microbial pathogen। उसके बाद टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक टू क्योर डिजीज इज द रीजन ऑफ डेवलपिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। जैसे किसी को तबीयत खराब हुआ और उसने एंटीबायोटिक लिया और डॉक्टर्स के सलाह पे नहीं लिया, सपोज कीजिए कि कोई एंटीबायोटिक लिया और उस एंटीबायोटिक का डोज होना चाहिए कम से कम, मान लीजिए 5 दिन खाना है, सुबह शाम खाना है, तो 10 टैबलेट का, और हम 4 टैबलेट खाए और पता चला कि हमारा तबीयत ठीक हो गया और फिर हम छोड़ दिए। तो क्या होता है कि पूरा का पूरा पैथोजन मरता नहीं है। तो क्या होता है कि वो पैथोजन धीरे धीरे वो ड्रग से कुछ बच जाता है, तो उस ड्रग से रेजिस्टेंस हो जाता है। तो मल्टी ड्रग इसी तरह से, आप जब वो दवाई असर नहीं करेगा दूसरा लीजिएगा, फिर उसका भी डोज नहीं पूरा कीजिएगा। इसलिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है, और ख़ासतौर पर यह ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें दवाई लिमिटेड है, मतलब बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, और ड्रग रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते जा रहा है बैक्टीरियाज में। तो CAS1 प्रोटीन इज अ मोलिकुलर सीजर यूज टू टारगेट द जीन एडिटिंग विच इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज। CASI प्रोटीन जो होता है वो जीन को काटने के लिए यूज किया जाता है, कैंची की तरह यूज किया जाता है, सीजर की तरह। इन नॉर्मल सेल द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन ऊपर भी आया था ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो ये नीचे आ गया। देखिए, डीएनए से आरएनए जो बनता है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो इस क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, बहुत इंटरेस्टिंग आगे भी रहने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, जो लोग भी हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपके पास पहले से पहले पहुंच जाए और आप किसी भी अपडेट से मिस नहीं करें। और इसके साथ अभी हम लोग शुरू करेंगे जो हम लोग करंट अफेयर्स का चला रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उसको भी हम लोग पैरेलल इसके ले चलेंगे। तो अपनी सारी वीडियो देखिए। बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं, बिहार का भूगोल पढ़ चुके हैं विवाद पनोरमा से, और बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। करंट अफेयर्स वाला पार्ट बचा हुआ है, हम लोग बायोलॉजी शुरू कर चुके हैं। अभी अपने को मॉक टेस्ट भी देना है, 40 का 40 मॉक टेस्ट अपने पास है पड़ा हुआ, जो आप लोग के लिए मंगा के रखा गया है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द शुरू करेंगे। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो तो आप
ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, हमें बताएं कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, उसको हम लोग उस हिसाब से उसको टैकल करेंगे, उसको शॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन क्लास को इंटरेक्टिव बनाइए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो, इंजॉय कर रहे हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि शेयर करने से उनको ही बोलिए देखने के लिए, और देखेंगे फिर आप लोग डिस्कस कीजिएगा। और डिस्कस करने से नॉलेज ज़्यादा बढ़ता है, चीज़ें ज़्यादा समझ आती है, ज़्यादा याद आता है। चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब मन लायक पढ़िए। जय हिंद।